गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग आइदृष्टि करंट अफेयर्स 2025 का ये चौथा लेक्चर करने जा रहे हैं। पिछले 3 लेक्चर्स में हमने नेशनल अफेयर्स को करा था, ठीक है, और उसी नेशनल अफेयर्स का ये कंटिन्यूएशन है और हमारा नेशनल अफेयर्स का ये मिसलेनियस पार्ट है, तो इसको कंप्लीट करेंगे और इस तरह से आज हमारा ये नेशनल अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग नए हैं चैनल पर, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारा चैनल है IAS PCS डिकोडर, तो आप जुड़ चुके हैं IAS PCS डिकोडर के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा ये पहला टॉपिक है एयर इंडिया क्रैश। दोस्तों, आपको पता है कि 12 जून 2025 को एक बहुत दुखद घटना घटी हमारे भारत में, और वो क्या थी कि हमारा एक एयर इंडिया का जो प्लेन है वो क्रैश कर गया था। उस प्लेन का नाम आपको याद रखना है, वो क्या है? बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, ठीक है, बोइंग 787 ड्रीम लाइनर आपको याद रखना है। ये जो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर है वो कहाँ से उड़ान भरी थी? उसने उड़ान भरी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, उसमें टोटल कितने लोग सवार थे? टोटल थे आपके 242 लोग सवार थे, और जिसमें से 241 की दुखद मौत हो गई और एक ही पैसेंजर वो बच पाए थे। ऑन बोर्ड जो थे उनकी बात करें, लेकिन टोटल मृत्यु कितनी हुई है? 260। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये जो एयरक्राफ्ट है वो क्रैश हुआ था एक MBBS मेडिकल कॉलेज के बिल्डिंग में जाकर, ठीक है। तो वहाँ पर जो ग्राउंड में लोग थे, जो बच्चे थे, MBBS स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, उनमें भी कुछ मौतें हुई हैं, और वो टोटल मौत जो हो जाती है वो कितनी होती है? टोटल 260 प्लस। तो यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट ये याद रखना है कि अहमदाबाद का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कौन सा? सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसको याद रखना है। और दूसरा कि भाई उसमें टोटल कितने पैसेंजर्स थे ऑन बोर्ड? वो 242 थे, सिर्फ और सिर्फ एक ही बच पाए, बाकी 241 की दुखद मौत हो गई। अब आपको ये ध्यान रखना है इसके अलावा कि ये जो ड्रीम लाइनर का नाम, जो वो एयर क्रैश जो हुआ, और उस एयर क्रैश में जो एयर इंडिया का जो प्लेन का नाम था वो क्या था? बोइंग 787 ड्रीम लाइनर। अब आपको पता है जब भारत में कोई भी इस तरह की एयर ट्रैफिक से रिलेटेड एक्सीडेंट वगैरह होती है, कोई भी चीज़ होती है, तो उसको इंक्वायरी कौन करती है? वो करती है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। आपको क्या ध्यान रखना है कि इसको कौन करती है? एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ठीक है। अब आपको आगे लेकर चलते हैं कि एक बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, हॉट टॉपिक था इस समय, ब्लैक बॉक्स, ठीक है। ये ब्लैक बॉक्स होता क्या है? तो होता क्या है कि ये ब्लैक बॉक्स जो होता है ना, वो पूरे प्लेन की हर एक घटनाओं को रिकॉर्ड करता है, ऑडियो रिकॉर्ड करता है, ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता है। एक बात ध्यान रखना है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं ब्लैक बॉक्स के बारे में। ब्लैक बॉक्स जो है ना, वो पहली बार 1954 में इन्वेंट किया गया था। उनके इन्वेंटर का नाम क्या था? एक ऑस्ट्रेलियन थे वो, और उनका नाम क्या था? डॉक्टर डेविड वारेन, ठीक है, ध्यान रखना है, डॉक्टर डेविड वारेन, ठीक है। ये 1960 के बाद, 1954 में इसकी डिस्कवरी हुई, और 1960 के बाद ये मैंडेटरी हो गया कि हर एक कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट जितने भी होंगे उस पर ये ब्लैक बॉक्स लगाना अनिवार्य होगा, ठीक है। उसके बाद डिस्पाइट द नेम ब्लैक बॉक्स आर एक्चुअली पेंटेड ब्राइट ऑरेंज। आपको ध्यान रखना है कि ये जो ब्लैक बॉक्स है ये ब्लैक नहीं होता है, इसका नाम ब्लैक बॉक्स दिया गया है, लेकिन ये कलर क्या होता है इसका कलर होता है पेंटेड ब्राइट ऑरेंज। आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, आपको समझ। ये फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये फ्लाइट रिकॉर्डर जो है इसी को बोलते हैं ब्लैक बॉक्स, और ये किस कलर का है? बिल्कुल ऑरेंज कलर का है, ठीक है। तो आप इस फ़ोटो को देख लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो यही है ब्लैक बॉक्स जिसका कलर क्या होता है? ऑरेंज, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं। ये जो ब्लैक बॉक्स है ना, उसके 2 कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट? 2 कंपोनेंट होते हैं, और उस 2 कंपोनेंट में पहला कंपोनेंट क्या है? डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, DFDR, ठीक है। इसके तहत ये जो DFDR है, यानी डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, ये रिकॉर्ड करता है क्रिटिकल फ्लाइट डाटा। कौन सा? क्रिटिकल जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, उस चीज़ को ये रिकॉर्ड करता है। उस क्रिटिकल डाटा में क्या क्या आता है? एयर स्पीड, ठीक है। उसके बाद एल्टीट्यूड, इंजन परफॉर्मेंस, हेडिंग एंड कंट्रोल इनपुट्स। मतलब ये हुआ कि ये जो क्रिटिकल डाटा क्या क्या आता है क्रिटिकल डाटा के अंतर्गत, वो आता है एयर स्पीड, एल्टीट्यूड, इंजन परफॉर्मेंस, हेडिंग मतलब किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और सारे कंट्रोल इनपुट्स के डाटा DFDR में ही रिकॉर्ड होते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि ये DFDR जो है रिकॉर्ड करता है जो क्रिटिकल डाटा को, वो क्या करता है? इट स्टोर्स ओवर 25 आवर्स ऑफ फ्लाइट डाटा, यानी कि ये 25 आवर्स के फ्लाइट डाटा को रिकॉर्ड कर सकती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो उसका जो कंपोनेंट है ब्लैक बॉक्स का, वो है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, ठीक है। ये कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो है ना, ये
रिकॉर्ड करता है, कैप्चर्स कॉकपिट ऑडियो इंक्लूडिंग पायलट कन्वर्सेशन, अलार्म्स, बैकग्राउंड साउंड, और ठीक है, और ये स्टोर जो करता है वो लास्ट 2 आवर्स के डाटा को स्टोर करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये लास्ट 2 आवर्स के, वो लास्ट 25 आवर्स के। तो ये 2 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट में क्रिटिकल डाटाज को रिकॉर्ड किया जाता है, दूसरे कंपोनेंट में कॉकपिट में जो पायलट रहते हैं, जिस जहाँ पर पायलट बैठ कर प्लेन को उड़ाते हैं, उसी को कॉकपिट बोला जाता है। और उस कॉकपिट में क्या क्या पायलट की कन्वर्सेशंस को, वहाँ पे क्या अलार्म बजा, उसके बैकग्राउंड नॉइस क्या थे, साउंड्स क्या थे, उन सारे चीज़ को कौन करता है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, CVR। ओके, तो होप ये दोनों कंपोनेंट आप समझ गए। अब आगे जाते हैं। दीज डिवाइसेस आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ड्यूरेबल मटेरियल्स लाइक स्टील एंड टाइटेनियम। तो ये जो क्या बोलते हैं, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर जो है, जिसको ब्लैक बॉक्स बोलते हैं, वो कौन चीज़ से बना होता है, आपको ध्यान रखना है, वो बना होता है स्टील और टाइटेनियम के मटेरियल से। ठीक है, यहाँ याद रखने वाली बात है। अब आगे आते हैं कि इसके फंक्शंस क्या हैं। फंक्शन क्या है, आपको पता ही है कि वो क्रिटिकल डाटा को और कॉकपिट के वॉइस को, तो ये दोनों चीज़ में, तो ये जो है ब्लैक बॉक्सेस आर कंटिन्यूसली कलेक्ट एंड स्टोर फ्लाइट डाटा प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। ब्लैक बॉक्स का यूज़ हमें किस लिए करते हैं, वो एक्सीडेंट के इन्वेस्टिगेशन के लिए करते हैं। उन्हीं आवाज़ को हम लोग ट्रैक करते हैं, उनको सुनने की कोशिश करते हैं, फिर उससे जो मतलब आपका जो पायलट्स है आपस में क्या बातें करी होंगी उसने, उन सारी चीज़ को हम लोग सुनते हैं, फिर एक डिसीजन पे पहुंचते हैं। ठीक है, दे हेल्प आइडेंटिफाई टेक्निकल इश्यूज़ और पायलट एक्शंस, कि भाई जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी तो पायलट किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे और क्या एक्शन ले रहे थे, तो उन्हीं चीज़ों को सुनकर हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। अब इसके कुछ लिमिटेशंस है, हर एक जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा उसका कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होता ही है। वो क्या है, लैक ऑफ डिटेक्टेबल सिग्नल्स फ्रॉम द ब्लैक बॉक्स सिग्निफिकेंटली हैम्पर्ड द इन्वेस्टिगेशन। देखो बहुत सारे जो रिकॉर्ड होते हैं ब्लैक बॉक्स में, जो ऑडियो सिग्नल्स रिकॉर्ड होते हैं, वो बहुत सारे डिटेक्टेबल नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे डिटेक्ट नहीं हो पाते कि क्या बोल रहा है, तो आप एक प्रॉपर कंक्लूजन में नहीं पहुंच पाते हो। ठीक है, उसके अलावा डू नॉट कैप्चर वीडियो फुटेज। अगर मान के चलो जिस चीज़ जो ऑडियो फुटेज है वही अगर वीडियो फुटेज के रूप में हमें मिलता तो और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन में आसानी होती ना। आप वीडियो फुटेज में देखते कि क्या हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है, वो ये वीडियो फुटेज नहीं है। इसलिए मैंने पहले बताया ये जो ब्लैक बॉक्स होता है वो ऑडियो फुटेज, ऑडियो को रिकॉर्ड करता है, नॉट वीडियो। ठीक है, ये पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब अगला टॉपिक है 2 जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज़ इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, ऑन May 4, 2025 द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इंट्रोड्यूस्ड 2 जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज़। कौन कौन सा, वो दोनों वेराइटी का नाम याद रखना है, DRR राइस 100। ठीक है, और दूसरा क्या है, पूसा DST राइस 1। ठीक है, ये दोनों ही, तो आपको इन दोनों जो राइस वेराइटीज़ का नाम याद रखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग कि दीज वेराइटीज़ वेयर डेवलप्ड विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीज्ड प्रोडक्शन। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें कि इंक्रीज प्रोडक्शन। ठीक है, इनहेंस्ड ड्रॉट टॉलरेंस एंड इम्प्रूव्ड सैलिनिटी रेजिस्टेंस। तो ड्रॉट टॉलरेंस मतलब सुखाड़ में जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर भी ये अच्छे से उगे, और सैलिनिटी, चूँकि हम लोग इतना ज़्यादा भारतवर्ष में इतना ज़्यादा हम लोग फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि अब ज़मीन जो है ना फर्टिलाइज़र की वजह से ही प्रदूषित हो रही है। ठीक है, तो मतलब उसमें सैलिनिटी बढ़ रही है, मतलब उसमें खाड़ापन बढ़ रहा है। ठीक है, इन सारी चीज़ को देखते हुए ये दोनों राइस वैरायटी लाया गया है, और दोनों ही राइस वैरायटी है, एक है DRR 100 कमाला और दूसरा है पूसा DST राइस 1। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हर एक दोनों को। DRR राइस मतलब धान, तो DRR धान 100 कमाला ये क्या है, इसको डेवलप किया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद। आपको ध्यान रखना है DRR धान 100 कमाला को किसने किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद ने। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद इसका जो पेरेंट वैरायटी था, मतलब इसमें जीन्स को एडिट किया गया है ना, तो इसमें जो पेरेंट वैरायटी था वो क्या था, सांबा महासूरी PT 5204। क्या ध्यान रखना है, सांबा महासूरी BPT 5204। जीन, इसमें जो जीन टारगेटेड जीन था उसका नाम क्या था, टारगेटेड जीन का जो नाम था वो था साइटोकिनिन डाइऑक्साइड 2। ठीक है, साइटोकिनिन डाइऑक्साइड 2, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, अब ये जो इसके की ट्रेट्स क्या हैं, की ट्रेट्स हैं आपके अर्ली मैच्योरिटी, ड्रॉट टॉलरेंस, हाई नाइट्रोजन इफिशिएंसी। इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है कि ये अर्ली मैच्योर हो जाएगा। वो क्या होगा कि जो कन्वेंशनल जो वेराइटीज़ हैं वो 30 दिन में मैच्योर होते हैं, तो ये 20 दिन पहले यानी कि 110 दिन में ये DRR धान 100 कमाला जो है 110 दिन में ही
क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। ड्रॉट टॉलरेंस है ही इसमें, हाई नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी है। इसका जो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5.37 टन्स पर हेक्टेयर हो जाएगा, जो कि पहले क्या होता था 4.5 टन्स पर हेक्टेयर होता था। तो ये ऑलमोस्ट 19% इंक्रीज होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरा वाला, पूसा DST राइस 1। ये जो पूसा DST राइस 1 है, इसको डेवलप किया है ICAR के तहत ही इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली ने किया है। ठीक है, पिछला वाला क्या था, पिछला वाला था आपका हैदराबाद वाला, और ये क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली ने किया। इसके पेरेंट वैरायटी का नाम क्या था, MTU 1010। आपको ध्यान रखना है, ये जो पूसा DST राइस 1 है, इसका पेरेंट वैरायटी क्या था, MTU 1010। ठीक है, इस पर हमने जीन को एडिट किया और पूसा DST राइस उससे मतलब कि प्राप्त किया। जीन टारगेटेड क्या था, ड्रॉट एंड सॉल्ट टॉलरेंस। DST का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, ड्रॉट एंड सॉल्ट टॉलरेंस। टेक्नोलॉजी इसमें क्या यूज़ हुई थी, आपको ध्यान रखना है, SDN1 जीनोम एडिटिंग, दोनों के लिए SDN1 जीनोम एडिटिंग। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, वो ये है कि ये जो जीनोम एडिटिंग क्या है। तो जीनोम एडिटिंग इज अ बायोटेक्नोलॉजी दैट अलाउज साइंटिस्ट टू मॉडिफाई DNA ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय एडिंग, रिमूविंग और अल्टरिंग जेनेटिक मटेरियल एट ए स्पेसिफिक लोकेशन इन द जीनोम। मतलब क्या हुआ कि जीनोम क्या होता है कि जीन को एडिट करते हैं, DNA में जो एडिट करते हैं वो क्या कर सकते हैं, चाहे तो DNA को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, या उसमें कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जब आप ये चीज़ करेंगे तो वो जीनोम एडिटिंग कहलाएगा। जीनोम एडिटिंग की टेक्नोलॉजीज़ जैसे हमने इसमें पढ़ा ना, SDN1 टेक्नोलॉजी, उसी तरह और भी कई टेक्नोलॉजीज़ होते हैं, वो आपको याद रखना है। CRISPR-Cas9 ये क्या है ना, ये एक बायो मॉलिकुलर सीजर है। मतलब जैसे हम लोग नॉर्मल सीजर से किसी चीज़ को कट करते हैं ना, अब कोई बायो मॉलिक्यूल को मतलब कट करना है तो ये CRISPR-Cas9 ये एक सीजर है, ध्यान रखना। टैलेंस ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियस, ठीक है, ZFNS जिंक फिंगर न्यूक्लियस, मेगा न्यूक्लियस, ये सारा क्या है, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज़ है। टाइप्स ऑफ जीनोम एडिटिंग बेस्ड ऑन SDN साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस 1, हम लोग अभी ने पढ़ा ना SDN1 टेक्नोलॉजी, वो ये क्या है कि SDN1 के तहत स्मॉल टारगेटेड एडिट्स विदाउट इंसर्टिंग फॉरेन DNA। हम लोगों ने SDN1 किया, उसमें क्या किया है, उसमें स्मॉल एडिट्स करे हैं विदाउट फॉरेन DNA, कोई भी फॉरेन DNA को इंट्रोड्यूस इसमें नहीं किया गया है, ध्यान रखना है। SDN2 में भी स्मॉल एडिट्स ही होते हैं और उसमें DNA में थोड़ा सा रिपेयर में वगैरह करते हैं, इसमें भी कोई फॉरेन जीन ऐड नहीं होता है। SDN3 में इंसर्शन ऑफ फॉरेन DNA, और जब आप कोई फॉरेन DNA को होस्ट सेल में डालेंगे और उसमें एडिट करेंगे तो ये कहलाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, GMO, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या अगर किसी क्रॉप पे वो करेंगे तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहलाएगा वो। ठीक है, अब आते हैं आगे हम लोग ये सारे हो गए, ये डाटा को रखने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं, अगला टॉपिक हमारा नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है ये कहाँ बना है, लोथल गुजरात में बनेगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कहाँ बनेगा, लोथल गुजरात में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और जब भी कोई कैबिनेट मीटिंग होती है ना, उसके चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा लोथल गुजरात में। आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि ये जो लोथल है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक साइट है जो कि फेमस किसके लिए था, डॉक यार्ड के लिए। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अगले टॉपिक में आ जाते हैं, नोबेल प्राइज़ 2024। देखिए, नोबेल प्राइज़ 2024 को करने से पहले हम लोग थोड़ा सा नोबेल के बारे में देख लेते हैं, नोबेल्स, ठीक है, नोबेल का जो हिस्ट्री है वो देख लेते हैं। देखिए, फाउंडेड बाय अल्फ्रेड नोबेल, ये स्वीडिश केमिस्ट थे, इंजीनियर थे एंड इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट। ठीक है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, उन्हीं का जो क्या बोलते हैं वेल्थ है, उसी वेल्थ से ये क्या दिया जाता है, ये दिया जाता है आपको नोबेल प्राइज़। पहली बार कब अवार्ड किया गया, 1901 में। ठीक है, कितने फील्ड्स में ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, आपको ध्यान रखना है, 6 फील्ड में। पहला पीस, दूसरा लिटरेचर, तीसरा फिजिक्स, चौथा केमिस्ट्री, पाँचवा मेडिसिन या फिजियोलॉजी और छठा इकोनॉमिक्स। ये पहले 5 दिए जाते थे। ठीक है, 1901 से जब स्टार्ट हुआ था, तो उसके बाद छठा जो दिया जाने लगा, छठे फील्ड, वो क्या, इकोनॉमिक्स, वो आया 1969 में। किसके द्वारा, स्वीडन सेंट्रल बैंक के द्वारा। ठीक है, अब देखिए, ये जो अवार्ड दी जाती है ये 2 प्लेस पे दी जाती है। ठीक है, पहला जो कैटेगरी है, एक पीस वाला तो आपको पता ही है, और दूसरा अदर 5। पीस वाला को जो दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी, ओस्लो, नॉर्वे। यानी कि पीस प्राइज़ आपको कहाँ मिलता है, वो नॉर्वे में मिलता है, प्लीज़ टू रिमेंबर। और बाकी जो 5 प्राइज़ आपने 5 देखे
प्राइज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सारे ये दिए जाते हैं स्टॉकहोम स्वीडन में। तो आपको ध्यान रखना है 6 प्राइज़ में पीस जो दिया जाता है वो ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है, बाकी अदर 5 फील्ड में जो दिया जाता है वो स्वीडन में दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब है ओनली नोबेल प्राइज़ अवार्डेड इन नॉर्वे, यानी कि पीस प्राइज़ जो है वो एक ओनली नोबेल प्राइज़ है जिसको नॉर्वे में दिया जाता है, प्रेजेंटेड एट दी ओस्लो सिटी हॉल में दिया जाता है। नोबेल प्राइज़ अगर कोई जीतता है तो उसको क्या क्या मिलता है? एक गोल्ड मेडल मिलता है, उसके बाद सर्टिफिकेट मिलता है एक, उसके बाद कैश प्राइज़ जो है लगभग 11 मिलियन SEK, यानी स्वीडिश जो करेंसी है उसमें 11 मिलियन मिलता है। ठीक है, उसके बाद नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स, ये पहले ओरिजिनल 5 में नहीं था, आपको अभी पीछे बताया मैंने, वो कब 1969 में ऐड हुआ है। ठीक है, ये हमने पढ़ा ना अभी 1969। अब आ जाते हैं, इसको कभी भी ना नोबेल प्राइज़ को मरने के बाद नहीं दिया जाता है, अनलेस द विनर डाइज आफ्टर अनाउंसमेंट के बाद अगर विनर मर गया तो दिया जाएगा, लेकिन कभी भी जो मरे हुए लोग हैं उनके किसी कार्य के लिए उनको दिया नहीं जाता है। ये जो है वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के समय नहीं दिया गया था। यंगेस्ट जो नोबेल विजेता हैं वो कौन है? मलाला यूसुफज़ई। कब मिला था? 2014 में। कितने एज की थी उस समय? वो थी 17 साल की। उसके बाद इंडिया रिलेटेड विनर जो है हम लोग देखते हैं, पॉपुलर एग्जाम्पल रविंद्रनाथ टैगोर जी को कब मिला है? लिटरेचर के लिए मिला है और 1913 में मिला है। CV रमन जी को मिला है फिजिक्स में 1930 में, मदर टेरेसा को मिला है पीस में 1979 में, और कैलाश सत्यार्थी जी को मिला है पीस के लिए, वो भी कब? 2014 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, नोबेल प्राइज़ 2024। तो मतलब इस्टेब्लिश इन 1895 कब, और फर्स्ट अवार्डेड 1901, ये सारे हमने देख लिए। 6 मेन कैटेगरीज ये भी हमने देख लिए। अब आ जाइए ये नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स में किसको किसको मिला है? आपको पहला नाम याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, जॉन जे हॉपफील्ड और ग्रिफन E हिल्टन। ठीक है, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, किस चीज़ के लिए मिला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों नाम आपने याद रखने हैं। उसके बाद किस चीज़ के लिए मिला? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स एंड मशीन लर्निंग के लिए मिला है। ठीक है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और मशीन लर्निंग के लिए मिला है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे दोनों नाम और किस वजह से मिला है ये ध्यान रखना है। अब आप देख लीजिए कि ये जो मशीन लर्निंग है ये क्या है। ठीक है, हम लोग देखते हैं ये मशीन लर्निंग क्या है। ये देखिए, मशीन लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इनेबल्स सिस्टम्स टू लर्न फ्रॉम डाटा एंड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। देखिए, ये जो हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ये मशीन लर्निंग पे ही काम करता है। मशीन लर्निंग में क्या होता है कि आप बहुत सारे डाटा को उसमें दे देते हैं और वो फिर उन डाटाज को एनालिसिस करके अपना क्या बोलते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। तो मशीन लर्निंग का जो की फीचर्स है वो क्या है? लर्न पैटर्न फ्रॉम डाटा, इम्प्रूव परफॉर्मेंस ओवर टाइम। ठीक है, यूज्ड इन एप्लीकेशन लाइक स्पैम फिल्टर्स, रिकमेंडेशन सिस्टम्स, फेस रिकग्निशन। ठीक है, इन सारे चीज़ में किसका यूज़ होता है? मशीन लर्निंग का। अब ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या है? देखो, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आर कंप्यूटेशनल मॉडल्स इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन्स स्ट्रक्चर एंड आर यूज्ड इन मशीन लर्निंग स्पेशली फॉर डीप लर्निंग टास्क। देखो, मशीन लर्निंग में अगला पार्ट क्या आएगा, इसका इम्प्रूव्ड वर्जन क्या है? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। ये ना ऑलमोस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन होता है। ठीक है, देखो जिस तरह से ब्रेन में हमारा फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, ये सारा होता है ना अलग अलग पार्ट, उसी तरह इसका भी पार्ट होता है, मेड अप ऑफ लेयर्स ऑफ नोड्स, न्यूरॉन्स जिसको बोलते हैं, इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर, ये सारी चीज़ें। कहाँ यूज़ होता है? इमेज एंड स्पीच रिकग्निशन में, न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, मेडिकल डायग्नोसिस में, सेल्फ ड्राइविंग कार्स है ना, उसमें ये क्या यूज़ होता है? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स ही यूज़ होता है। ठीक है, अब आपको ये जो फिजिक्स का जो विजेता हैं उसके नाम कैसे याद रखेंगे आप? H बस, H वर्सेस H, यानी कि हॉपफील्ड एंड हिंटन, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अब आ जाइए नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री में किनको मिला है? 3 लोगों को मिला है। ठीक है, केमिस्ट्री में कितने लोगों को मिला है? 3 लोगों को। कौन है? डेविड बेकर साहब है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, डेमिस हसाबिस है और जॉन एम जम्पर भी है। ठीक है, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर। देखो, इन तीनों को 2 अलग अलग कार्यों के लिए मिला है। पहला ध्यान रखना है कि ये डेविस बेकर है ना, इनको मिला है फॉर हिज वर्क इन कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन।
ध्यान रखना है किसके लिए, कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन, आपको ये ध्यान रखना है। डेविस बेकर के द्वारा कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए उनको दिया जा रहा है। और डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर जो है ना, इनको दिया गया है इनके प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन के लिए, प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन। तो यानी 2 एरिया है, आपको ये दोनों याद रखने। क्या है, डेविड बेकर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन, और जो डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर हैं उनको मिला है प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन के लिए। ठीक है, ये आप दोनों ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग, ये जो डेविड बेकर एंड हिज रिसर्च ग्रुप हैव pioneered the use of computational method to design entirely a new protein, expanding the possibilities of protein engineering। इससे अब क्या होगा, प्रोटीन इंजीनियरिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। अब देखो इसमें हुआ क्या, देखो हमारी बॉडीज़ में ना जब कोई बीमारी आ जाती है उसके लिए एक पर्टिकुलर प्रोटीन जो होता है ना वो इंपॉर्टेंट होता है उससे लड़ने के लिए। अब क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां जैसे कैंसर वगैरह हैं उससे हम लोग नहीं लड़ पाते, या बहुत मतलब रेयर डिजीज़ जो होते हैं उससे नहीं लड़ पाता है हमारा बॉडी। क्या मतलब हुआ कि उस तरह के प्रोटीन को सिंथेसिस नहीं कर पाता है। तो अब इस बार जिनको जो केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है उसके लिए क्या है कि इन लोगों ने प्रोटीन के नए प्रोटीन को बनाना आसान कर दिया। मतलब आपको जिस टाइप का प्रोटीन चाहिए किसी एक पर्टिकुलर बीमारी को टैकल करने के लिए आप उस तरह के प्रोटीन को डिज़ाइन कर सकते हैं। आप अपने इच्छा के अनुसार उस जो टाइप की प्रोटीन चाहिए उसको आप आराम से मतलब बना सकते हैं आर्टिफिशियली। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। ठीक है, अब देखिए ये अल्फा फोल्ड 2 ब्रेक थ्रू किया है। इन 2020 हसाबिस एंड जम्पर इंट्रोड्यूस्ड अल्फा फोल्ड 2 एन AI ड्रिवन सिस्टम दैट रिवोल्यूशनाइज्ड द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। देखो कोई भी चीज़ को आप बनाएंगे तो पहले प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनेगा, कोई भी चीज़ बनाएंगे तो उसका क्या होगा, स्ट्रक्चर बनेगा, फिर वो बनेगा ना। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है किससे बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट, अल्फा फोल्ड 2। ये जो बाकी 2 लोग थे ना, जम्पर और हसाबिस साहब, इन लोगों ने प्रोटीन के स्ट्रक्चर का प्रिडिक्शन आसान कर दिया। और हमारे डेविड बेकर साहब जो हैं वो क्या कर दिए, उन्होंने कर दिया कि कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन, उन्होंने कंप्यूटराइज प्रोटीन डिज़ाइन, और इन्होंने अल्फा फोल्ड 2 से प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं आप कि आप किस तरह के मतलब उसकी स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कोई आपके पास नया अगर मान के चलिए प्रोटीन आ गया तो उसका स्ट्रक्चर क्या है वो अल्फा फोल्ड 2 से आराम से पता चल जाता है। अल्फा फोल्ड 2 क्या है, AI ड्रिवन सिस्टम है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अब हम लोग ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि ये जो नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री है इसको कैसे याद रखेंगे। तो एक छोटा सा ट्रिक मैंने बनाया है, वो है आपको याद रखना है, बकरा हसबिस से जंप मारा। बकरा का मतलब क्या हुआ, बेकर साहब। ठीक है, डेविड बेकर। हसबिस ये साउंड किस तरह से कर रहा है, हसाबिस की तरह कर रहा है ना, डेमिस हसाबिस वो पढ़ा है। और जॉन एंड जंपर से जंपर। तो आप ध्यान रखेंगे बकरा हसबिस से जंप मारा। ठीक है, ये तीनों नाम याद हो जाएंगे आपको। होप अगला जो पार्ट है वो क्या है, नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। देखो नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन जो है ना 2 लोगों को मिला है इस बार। वो क्या, किसको मिला है, विक्टर एम्ब्रोस और ग्रे रुवकुन। ठीक है, ये दोनों को मिला है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों नाम आप ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, तो आसान होगा। किस चीज़ के लिए मिला है, डिस्कवरी ऑफ माइक्रो RNA। ध्यान रखना है किसके लिए, डिस्कवरी ऑफ माइक्रो RNA, ये ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर में किनको मिला है, ये हैं हान कांग। क्या नाम है, हान कांग। और ये कहाँ की हैं, साउथ कोरियन ऑथर हैं। कहाँ की हैं भाई, साउथ कोरियन ऑथर हैं। ऑनर्ड फॉर किस चीज़ के लिए मिला है, इंटेंस पोएटिक प्रोज दैट कन्फ्रंट्स हिस्टोरिकल ट्रॉमास एंड एक्सपोजेस द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये आपको ध्यान रखना है। इसी के लिए हान कांग जी को नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला है। ये कहाँ की हैं, साउथ कोरिया की हैं। सी इज़ द फर्स्ट साउथ कोरियन ऑथर टू रिसीव द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ पाने वाली वो पहली साउथ कोरियन ऑथर हैं। उनका जो 2007 में एक नॉवल था ना वो बहुत फेमस हुआ था। वो नॉवल का भी नाम याद रखना है। उस नॉवल का नाम है द वेजिटेरियन। क्या है, द वेजिटेरियन, विच ब्राउट हर ग्लोबल रिकग्निशन। ये ध्यान रखना है कि द वेजिटेरियन नॉवल किसके द्वारा लिखा गया है, हान कांग के द्वारा। ठीक है, अब आ जाइए नोबेल पीस प्राइज़। देखो द नोबेल पीस प्राइज़ 2024 वाज अवार्डेड टू द जापानीज़ ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है, ये ब्लैक जो रेड बॉक्स में वो क्या है, निहोन हिंदानक्यो। क्या नाम याद रखना है, निहोन हिंदानक्यो। ये देख रहे हैं ना, ये नाम याद रखने हैं आपको। इस ऑर्गेनाइजेशन को मिला है नोबेल पीस प्राइज़ किसके लिए, फॉर इट्स इफ़र्ट टू अचीव अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। याद रखना है ना, इसके लिए इसका जो इफ़र्ट है, किस चीज़ के लिए इफ़र्ट कर रहा है ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है कि भाई पूरी दुनिया जो है ना न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड हो जाए। मतलब सब लोग अपने अपने न्यूक्लियर को
मतलब डिस्पोज कर दें, उसको ख़त्म कर दें, ठीक है। तो इसके लिए काम कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन कहाँ की है याद रखना है, जापान की है। नाम क्या है, निहोन हिदान क्यो, ठीक है। अब आ जाइए, निहोन हिदान क्यो इज़ ए ग्रास रूट मूवमेंट मेड अप ऑफ हिबाकुशा, सर्वाइवर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। मतलब ये जो निहोन हिदान क्यो जो है, ये ग्रास रूट मतलब लेवल पे एक मूवमेंट है, किसका, हिबाकुशा का। अब आप ये देखिए कि ये हिबाकुशा है क्या, वो देखते हैं, ठीक है। देखो, हिबाकुशा इज ए जापानीज टर्म मीनिंग एक्सप्लोजन अफेक्टेड पीपल, ठीक है, यानी कि नागासाकी और हिरोशिमा वाले लोग, जो लोग बच गए, क्या बोलते हैं उसको, उस बॉम्ब अटैक से, उन लोगों को क्या कहा जाता है, हिबाकुशा। क्वेश्चन आ सकता है दैट द टर्म हिबाकुशा वाज रिसेंटली इन न्यूज़, हाँ, विच मीन्स। अब उसमें 4 ऑप्शन बना देंगे, तो आपको ध्यान रखना है ये क्या है, एक्सप्लोजन अफेक्टेड पीपल को बोला जाता है हिबाकुशा। इट रिफर्स स्पेसिफिकली द सर्वाइवर ऑफ एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। और हिरोशिमा में कब बम गिरा था, 6 अगस्त 1945 को। नागासाकी में जो बम गिरा था वो कब गिरा था, 9 अगस्त 1945 को। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो बॉम्ब यूज़ किया गया था उसमें मटेरियल क्या था यूज़, मतलब मटेरियल इन द सेंस कि भाई कौन सा जो मतलब न्यूक्लियर मटेरियल था वो क्या था, यूरेनियम, प्लूटोनियम और बाकी सारे होते हैं ना, रेडियम वगैरह, क्या था। तो आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। आगे देखते हैं, तो नोबेल प्राइज़ द मेमोरियल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स में किनको मिला है, इकोनॉमिक्स में मिला है दारोन एस मोगलू, क्या है, दारोन एस मोगलू, ठीक है। और दूसरा सिमोन जॉनसन, ठीक है। और तीसरा जेम्स ए रॉबिन्सन, ठीक है। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, दारोन एस मोगलू, सिमोन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन। क्यों मिला है, फॉर दियर रिसर्च इनटू डिफरेंसेस इन प्रॉस्पेरिटी बिटवीन नेशंस। इन लोगों ने रिसर्च किया कि भाई अलग अलग नेशंस में, अलग अलग दुनिया के अलग अलग देश में प्रॉस्पेरिटी अलग अलग है, वो क्यों है, इस चीज़ पे इन लोगों ने रिसर्च करी है और इसी के लिए इनको क्या मिला है, ये नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स मिला है, ठीक है। अब आप देखिए, द अवार्ड वाज अनाउंस्ड, ठीक है, ये वाला, द 3 अवार्डी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस फॉर कंट्रीज प्रॉस्पेरिटी। अब इन तीनों ने इस रिसर्च से, अपनी स्टडी से क्या पाया कि भाई किसी भी देश की उन्नति के लिए उसके जो सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस हैं उसका इम्पॉर्टेंट कितना है, बहुत ज़्यादा। तो इन लोगों ने ये कंक्लूड करा कि भाई किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना है तो उसमें उसके सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस का मजबूत होना वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। एस मोगलू एंड रॉबिन्सन पब्लिश देयर फर्स्ट को ऑथर्ड बुक ऑन सब्जेक्ट। देखो ये 3 लोग हैं ना, एस मोगलू, जॉनसन और रॉबिन्सन। तो एस मोगलू और रॉबिन्सन ने मिलकर एक किताब लिखी, उसका नाम क्या है, इकोनॉमिक ओरिजिन्स ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। क्या है नाम, इकोनॉमिक ओरिजिन्स ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। कब इन्होंने ये बुक लिखी थी, 2006 में। उसके बाद एस मोगलू और रॉबिन्सन ने बहुत सारे बुक लिखे, उनमें से 2 फेमस और बुक हैं, वो याद रखना है आपको, ये लोग दोनों के ही, वाई नेशन फेल, द ओरिजिन ऑफ पावर, प्रॉस्पेरिटी एंड पॉवर्टी, इन्होंने 2012 में दोनों ने मिलकर लिखा। और दूसरा जो बुक लिखा, द नैरो कॉरिडोर, इसको 2019 में इन्होंने लिखा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा नोबेल प्राइज़ जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं, अगला टॉपिक है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024। ये जो क्या बोलते हैं, द न्यू एडिशन ऑफ वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024, ठीक है, हैज़ बिन रिलीज रिसेंटली। अच्छा, इसमें इस एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट में क्या बोला गया है कि एनर्जी सिक्योरिटी इज़ थ्रेटन्ड बाय रसिया यूक्रेन वॉर, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स। आपको पता है कि रसिया यूक्रेन वॉर जो हो रहा है उसकी वजह से एनर्जी में क्राइसिस आ रही है। उसके अलावा अभी रिसेंटली ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच में जो युद्ध हुआ उसकी वजह से भी क्या बोलते हैं, एनर्जी प्राइसेस, एनर्जी की सिक्योरिटी और उसके प्राइसेस बढ़ गए। एनर्जी का जो सिक्योरिटी है वो बहुत डेंजर में आ गया। क्यों? क्योंकि ईरान ने कहा था कि क्या बोलते हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ को वो बंद कर देगा। आप पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ को अगर बंद कर देगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ से लगभग 20% ऑफ वर्ल्ड्स ऑयल ट्रांसपोर्ट उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ से होकर किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो ये अरब कंट्रीज़ हैं उसके सारे तेल वहाँ से जो निकलते हैं वो उसी रास्ते से होकर ही पूरी दुनिया में पहुँचते हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ा संकट आ चुका था। ठीक है, अब आगे देखिए कि इनकी रिपोर्ट में आगे क्या बात कही गई है कि 560 गीगावाट ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडेड इन 2023 विद सोलर एंड विंड लीडिंग दी ट्रांजिशन। देखो इनका मानना है कि जो 2023 में है ना, टोटल 560 गीगावाट ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी ऐड हुआ है पूरी दुनिया में। ठीक है, उसमें जो वो भी सबसे ज़्यादा इसमें जो कंट्रीब्यूशन किस चीज़ का है, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का, ये ध्यान रखना है।
किसका? सोलर और विंड। अगर क्वेश्चन में दे देगा कि भाई थर्मल है या फिर क्या बोलते हैं उसको टाइडल है, कुछ भी दे सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये 560 गीगावाट जो है ना, इसके अनुसार वो सोलर और विंड से हुआ है। बाई 2030 रिन्यूएबल्स विल सरपास कोल, ऑयल एंड गैस इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन विथ 50% ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम लो इमिशन सोर्सेस। ठीक है, इसका क्या मानना है इस रिपोर्ट का कि ये जो क्या बोलते हैं 2030 तक जो है ना रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगा, वो क्रॉस कर जाएगा किसको? कोल, ऑयल और गैस से जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उससे हम लोग कम जनरेट करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर हुआ, विंड हुआ, थर्मल हुआ, टाइडल हुआ, उसके बाद क्या बोलते हैं उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक हुआ, इन सब चीज़ों का यूज़ हम लोग ज़्यादा करेंगे। किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, बनिस्बत कोल, ऑयल एंड गैस के। ठीक है, और ये भी कहा गया है कि भाई 50% से जो ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होगा ग्लोबली वो लो इमिशन सोर्सेस होगा, तो ये एक अच्छी बात ही है। ठीक है, अब इस वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक का इंडिया स्पेसिफिक इंसाइट्स क्या है? देखो, उनका मानना है कि एनर्जी डिमांड सर्ज जो भारत में जो है ना एक्सपेक्टेड 35% राइज बाय 2035। जो इनका मानना है कि भारत में 2035 तक 35% राइज हो जाएगा एनर्जी डिमांड में। ठीक है, और ये किस लिए? क्योंकि ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन में रिक्वायरमेंट होगी, मैन्युफैक्चरिंग में भी मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। इसलिए कोल डिपेंडेंसी 60 गीगावाट ऑफ न्यू कोल कैपेसिटी बाय 2030। इसका मानना है कि जो क्या बोलते हैं कोल कैपेसिटी, जो कोल प्रोडक्शन है, कोल की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो हमारा 2030 तक कोल के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कितना हो जाएगा? 60 गीगावाट बढ़ जाएगा। ठीक है, और विथ कोल स्टिल जनरेटिंग 30% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भारत में जो कोल जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है वो किससे होता है? मेनली होता है आपका कोल से। अब आप बताइए, कोल से जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो आपको पता है कि जो कोल है वो बहुत बड़ा पोल्यूटर है किसका? इन्वायरमेंट का। क्यों? क्योंकि कोल से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जितने सारे हार्मफुल गैसेस होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे रिलीज़ होते हैं। ठीक है, और ये जब रिलीज़ होते हैं ना तो ये इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। और हमारी डिपेंडेंसी अभी क्या है? बदकिस्मती से हमारे पास उस तरह के क्या बोलते हैं उसको टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से हम लोग कोल से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। इससे हमारा पोल्यूशन भी प्रदूषित हो रहा है हमारे, और यहाँ जो भारत में रह रहे लोगों के सेहत के साथ भी एक दिक्कत है, क्योंकि जब आप पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में रहेंगे तो आपकी सेहत पर भी इसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है। ठीक है, रिन्यूएबल एंड स्टोरेज ग्रोथ। अब क्या है इसके बारे में क्या बोला गया है कि इंडिया एम्स फॉर 1400 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल्स बाय 2035। इंडिया का एम है कि 2035 तक हमारे पास 1400 गीगावाट ऑफ एनर्जी जो है ना वो किसके द्वारा हो? वो हो रिन्यूएबल एनर्जी के, मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज़ करके हम इस एनर्जी को जनरेट करें। ठीक है, विद दी थर्ड लार्जेस्ट बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी बाय 2030। और एक एम और क्या है कि भाई 2030 तक ना जो भारत है वो कोशिश कर रहा है कि वो थर्ड लार्जेस्ट बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी इसके पास हो जाए। हमारा एम, जो अगला एम है वो क्या है? नेट जीरो बाय 2070। वेरी इंपॉर्टेंट, नेट जीरो बाय 2070, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारा पंचामृत गोल भी है हमारा एक। ठीक है, यही नेट जीरो बाय 2070 आपको बताना है कि, और जो 5 गोल हैं उनमें से एक गोल तो मैंने यहाँ बता दिया, नेट जीरो बाय 2070, बाकी 4 आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे। फोकस ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, हाइड्रोजन एंड क्लीन पावर। ठीक है, फॉर 25% CO2 रिडक्शन बाय 2035। हमारा फोकस क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे हम लोग बहुत फोकस कर रहे हैं। हाइड्रोजन वाली एनर्जी पे हम लोग बहुत फोकस कर रहे हैं। क्यों? ताकि हम लोग 25% कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कर लें। कब तक? 2035 तक। ठीक है, ये हो गए लंबे जो पार्ट्स थे वो हो गए। अब हमारा न्यूज़ इन शॉर्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, न्यूज़ इन शॉर्ट में पहला टॉपिक है इक्री सेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर साउथ कॉपरेशन इन एग्रीकल्चर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ISSCA। ठीक है, द इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इक्री सेट का फुल फॉर्म यही है, इन पार्टनरशिप विद रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज RIS ऑन June 3, 2025 हैज लॉन्च इक्री सेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर साउथ कॉपरेशन इन एग्रीकल्चर। ठीक है, ये आपको सिर्फ नाम सब ध्यान रखना है। इसका क्या है ये? द लॉन्च टुक प्लेस ड्यूरिंग, ये लॉन्च कब हुआ? ये ISSCA वो हुआ द कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लोबल साउथ एंड ट्रायंगुलर कॉपरेशन इमर्जिंग फेसेट न्यू दिल्ली। ये जो कॉन्फ्रेंस हो रहा था, इसी कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने इक्री सेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर साउथ कॉपरेशन इन एग्रीकल्चर। पता है आपको, इंडिया जो है ग्लोबल साउथ के बारे में बहुत बात करता है। अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि ये जो ब्रिक्स समिट हुआ कहाँ पर? ब्राज़ील में। तो वहाँ पर भी हमने इसी बात को रखा है कि ग्लोबल साउथ मतलब जो साउथ के देश हैं उसका भी एक
यूनिटी होना चाहिए, उसके अंदर उसकी भी एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। जैसे यूरोपियन यूनियन है ना वेस्ट में, तो साउथ में भी मतलब साउथ के कंट्रीज़ का एक यूनियन होना चाहिए, ठीक है। हम लोग उसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब आ जाइए आगे जो टॉपिक है, अ पार्ट ऑफ द लॉन्च ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वॉज साइंड बिटवीन इक्रीसैट एंड दक्षिण। ये दक्षिण आपको फुल फॉर्म याद रखना है, डेवलपमेंट एंड नॉलेज शेयरिंग इनिशिएटिव है। ये दक्षिण क्या है? डेवलपमेंट एंड नॉलेज शेयरिंग इनिशिएटिव। आपको ये फुल फॉर्म ध्यान रखना है। दक्षिण इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव दैट प्रोमोट साउथ साउथ कॉपरेशन थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग डेवलपमेंट पार्टनरशिप। ये दक्षिण किसका है? भारत का एक इनिशिएटिव है। फुल फॉर्म याद रखना है, किस लिए है? वो है साउथ साउथ कॉपरेशन के लिए, थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप। ये सब चीज़ों के साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं साउथ साउथ कॉपरेशन को बढ़ाने की। दक्षिण फुल फॉर्म याद रखना है, डेवलपमेंट एंड नॉलेज शेयरिंग इनिशिएटिव, ठीक है। अब अगला टॉपिक है भारतीय भाषा अनुभाग। ऑन जून 6, 2025 यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च द भारतीय भाषा अनुभाग BBA, ऑल्सो नॉन एज इंडियन लैंग्वेज सेक्शन। क्या है? इंडियन लैंग्वेज सेक्शन भी इसी को बोलते हैं। इसका प्राइमरी एम क्या है? टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म दैट विल हेल्प रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन लैंग्वेज इन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा देखो, अभी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में फॉरेन लैंग्वेज कौन सा यूज़ होता है? इंग्लिश यूज होता है। इसका मतलब हमारा टारगेट क्या है? इंग्लिश के यूज़ को कम करना, ठीक है। किसको बढ़ावा देना? रीजनल लैंग्वेज को और हिंदी को। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि जब तक देखो हर एक देश का ना अपना अपना एक लैंग्वेज होता है। जब आप उस लैंग्वेज पे पूरे देश को एक जगह एकत्रित कर लेते हैं तो आपका देश और भी मजबूत हो जाता है, ठीक है। तो हमारी भी कोशिश यही है भारतीय भाषा अनुभाग की कि भाई मतलब हम लोग की जो डिपेंडेंसी है फॉरेन लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश पर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, उसको कम करना, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपका एम, ठीक। अब आगे आ जाइए आप कि इंदौर इंडियाज़ फर्स्ट बेगर फ्री सिटी। इंदौर मध्य प्रदेश in May 2025 has been declared India's first beggar-free city under the Ministry of Social Justice and Empowerment's भिक्षावृत्ति मुक्त भारत बेगिंग फ्री इंडिया इनिशिएटिव। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, बेगिंग फ्री इंडिया इनिशिएटिव या फिर भिक्षावृत्ति मुक्त भारत किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपको याद रखना है ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। इस कैंपेन के तहत जो पहला बेगर फ्री सिटी हुआ वो कौन हुआ? इंदौर। आपको पता है सबसे क्लीनिनेस्ट सिटी भी कौन सा है? इंदौर। मतलब आपको ध्यान क्या रखना है, इतना क्लीन है कि उसने क्लीन करते करते सारे बेगर को भी क्लीन कर दिया। भाई सारे भिखारियों को साफ़ कर दिया मतलब मारा पीटा नहीं, उसके लिए रिहेबिलेट किया, उसको अलग अलग जगह पर मतलब उसको स्किल्स दिया, उसको रहने के लिए घर दिया, उसको क्या बोलते हैं जो आपको लाइवलीहुड के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको अवेलेबल कराया और बोला भैया अब तुम जो क्या बोलते हैं उसको, ये भीख मांगने वाली प्रवृत्ति छोड़ो, भिखारी मत बनो, अब अपने से कुछ करो धरो, ठीक है। तो इसलिए, और तो आपको ये ध्यान रखना है भिक्षावृत्ति मुक्त भारत किस मिनिस्ट्री का है? तो आपको ध्यान रखना है ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है, ठीक है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। अच्छा एक मिनट देखो, दिस माइलस्टोन ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। इसको किसने? वर्ल्ड बैंक ने भी रिकॉग्नाइज किया। इज द रिजल्ट ऑफ सस्टेन्ड रिहेबिलिटेशन इफर्ट्स कैरिड आउट अंडर द सब स्कीम। क्या था? कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स इंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बेगिंग विच फॉल्स अंडर स्माइल स्कीम। अब आपको ध्यान रखना है इस स्माइल स्कीम के बारे में, SMILE। ये स्कीम क्या है? देखिए, स्माइल स्कीम फुल फॉर्म क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। फुल फॉर्म याद रखेंगे, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड इंटरप्राइज, लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब लॉन्च हुआ? 2022 में। एम क्या था स्कीम का? टू प्रोवाइड वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन टू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, स्पेशली किसको? ट्रांसजेंडर पर्सन्स एंड बेगर्स। ध्यान रखेंगे कि ये स्कीम जो लाया ही गया था कि भाई ट्रांसजेंडर पर्सन्स और बेगर को क्या दिया जाए? सपोर्ट दिया जाए। सब स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन पर्सन इंगेज्ड इन बेगिंग, ठीक है। फोकस ऑन क्या था? रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड। इसके तहत आपको रेस्क्यू किया जाएगा, मतलब जो भिखारी है उसको रेस्क्यू किया गया, उसको रिहेबिलेट किया गया, उसमें स्किल डेवलपमेंट दी गई, उसको लाइवलीहुड सपोर्ट दिया जाता है, और ताकि वो सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट करे, मतलब सोसाइटी के साथ वो भी एक इंटीग्रल पार्ट हो जाए, ठीक है। फुल्ली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, व्हाट डज द स्माइल स्कीम प्राइमरीली एम टू सपोर्ट? रूरल फार्मर, स्कूल ड्रॉप आउट्स, ट्रांसजेंडर एंड बेगर्स, और डी क्या है? वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रांसजेंडर एंड बेगर्स, ठीक है। ओके, तो
अब हम लोग अगला जो टॉपिक है वो क्या है, सहयोग इनिशिएटिव। क्या है, सहयोग। तो फ्रेंड्स हम लोग अब आगे देखते हैं सहयोग इनिशिएटिव। रिसेंटली द उड़ीसा गवर्नमेंट ऑन May 1, 2025 rolled out सहयोग, a pioneering initiative designed to facilitate access to government welfare schemes for urban poor। किसके लिए ये है एक्सेस टू गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स फॉर अर्बन पुअर। ध्यान रखना किसके लिए, अर्बन पुअर के लिए, ठीक है। इनॉग्रेटेड बाय कृष्णा चंद्र महापात्रा, द स्टेट मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। सहयोग सीक्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन अर्बन पॉवर्टी एंड अवेलेबल स्टेट असिस्टेंट थ्रू अ मल्टी प्रोंग अप्रोच। ठीक है, मतलब ये है कि ये जो गैप है किसके बीच में, अर्बन पॉवर्टी और जो अवेलेबल स्टेट असिस्टेंस जो दिया जाता है वो मिलता नहीं है किसको, वो जो गरीब लोग हैं अर्बन इलाके में। तो वैसे लोगों को इस गैप को भरने के लिए सहयोग जो इनिशिएटिव लाया गया। आपको ध्यान रखना है कि सहयोग इनिशिएटिव किसका है, तो याद रखना है सहयोग इनिशिएटिव किसका है, उड़ीसा गवर्नमेंट का। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाइए, यूनियन गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड भारत बोध केंद्र। भारत बोध केंद्र कहाँ पर, ये ध्यान रखना है, इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में। भारत बोध केंद्र कहाँ पर लाया गया है, इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली। ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है द सेंटर हाउस्ड विद इन द हैबिटेट लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर इज डिज़ाइन टू सेलिब्रेट एंड प्रमोट इंडियाज़ सिविलाइजेशनल नॉलेज, कल्चरल रिचनेस एंड इंटेलेक्चुअल लिगेसी। तो ये जो भारत बोध केंद्र है उसको किस लिए डिज़ाइन किया गया है कि भाई इंडिया के सिविलाइजेशनल नॉलेज को प्रमोट करना, कल्चरल रिचनेस को प्रमोट करना, इंटेलेक्चुअल लिगेसी को प्रमोट करना, इसके लिए भारत बोध केंद्र लाया गया है और बनाया जा रहा है। और वो कहाँ पर बनाया जा रहा है, आपको याद रखना है, इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। फर्स्ट स्टेट AI बेस्ड रियल टाइम अलर्ट सिस्टम। मध्य प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट AI बेस्ड रियल टाइम अलर्ट सिस्टम फॉर एक्टिव फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये जो रियल टाइम जो अलर्ट सिस्टम है AI बेस्ड, ये किस चीज़ के लिए है भैया, ये कोई और चीज़ नहीं बल्कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए है। ये आपको ध्यान रखना है, किसके लिए, फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये लाया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। और ये क्या है, ए स्टेप टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट कंजर्वेशन। टेक्नोलॉजी का यूज़ किस लिए करेंगे हम लोग, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए। तो फर्स्ट AI बेस्ड रियल अलर्ट सिस्टम कौन लाया, फॉरेस्ट मैनेजमेंट को करने के लिए वो लाई मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है, याद कर लोगे। अब आगे बढ़ते हैं कि द सिस्टम इज़ करेंटली बीइंग इम्प्लीमेंटेड एज ए पायलट प्रोजेक्ट अक्रॉस 5 सेंसिटिव फॉरेस्ट डिवीजन। 5 जो सेंसिटिव फॉरेस्ट लोकेशंस डिवीजन्स हैं उसमें अभी ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लाया जा रहा है। वो 5 लोकेशंस क्या हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। शिवपुरी, गुना, विदिशा, बुरहानपुर एंड खांडवा। क्या है, शिवपुरी, गुना, विदिशा, बुरहानपुर एंड खांडवा, ठीक है। अब अगला टॉपिक है नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल सक्सेसफुल्ली ड्रिल्ड। पहली बात है कि ये जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल कहाँ पर खोदा गया, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये अरुणाचल प्रदेश के दिरांग, अरुणाचल प्रदेश के किसमें, दिरांग वाले इलाके में। तो कहाँ पे फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश के दिरांग इलाके में, ठीक है। और ये किस लिए है, फॉर रीन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करना है, हमें क्या करना है, रीन्यूएबल एनर्जी प्राप्त करना है इसमें, इसलिए है, ठीक है। किसके द्वारा किया गया, सेंटर फॉर अर्थ साइंस एंड हिमालयन स्टडीज़, CESHS, ठीक है। तो 3 चीज़ याद करना है, कहाँ पर, तो अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में। किस लिए, रीन्यूएबल एनर्जी के लिए। किसके द्वारा, सेंटर फॉर अर्थ साइंस एंड हिमालयन स्टडीज़, ओके। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक है PM युवा 3.0 स्कीम। ये कौन लाया, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑन March 12, 2025 लॉन्च्ड PM युवा 3.0 स्कीम, ठीक है। इट स्टैंड फॉर युवा, YUVA। ये किस इसका फुल फॉर्म क्या है, यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर। क्या है, यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि दिस स्कीम इज़ अ मेंटर यंग ऑथर्स बिलो द एज ऑफ 30। क्या है, जो ये है ना, ये जो यंग ऑथर्स है, तो यंग ऑथर कौन है भाई, जिसकी एज 30 साल से कम है, 30 साल से ऊपर वाले को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। और PM युवा स्कीम किसके लिए है, टू प्रमोट यंग ऑथर्स। और यंग वो कितना यंग, 30 ईयर्स का होना चाहिए मिनिमम, ठीक है, मतलब मैक्सिमम 30 ईयर्स, उसके ऊपर का होगा तो वो यंग नहीं कहलाएगा, ठीक है, इस स्कीम के तहत। अब आपको ध्यान रखना है सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, ये कौन लाया है, द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन March 2025 लॉन्च्ड सशक्त पंचायती राज अभियान। आपको ध्यान रखना है, सशक्त पंचायती राज अभियान
किसने लागू किया? वो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। एम क्या है? द इनिशिएटिव एम्स टू एम्पावर वुमन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। कौन? वुमन जो जीती हुई आती है ना, मुखिया बनी या फिर सरपंच बनी या फिर प्रधान बनी, ये सारी जो वुमन जीत कर आती हैं उनके लिए लाया गया है। इंपॉर्टेंट, सारी वुमेंस के लिए नहीं, ऑल वुमेंस के लिए नहीं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वुमेंस, ठीक है, इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन थ्रू स्ट्रक्चर्ड लीडरशिप ट्रेनिंग एंड गवर्नेंस सपोर्ट। मतलब क्या है इसमें जो है, इस स्कीम के तहत जो जीती हुई महिला होंगी उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको गवर्नेंस के बारे में बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमारे अभी आप लोग एक वेब सीरीज़ देख रहे होंगे ना, पंचायती राज, क्या बोलते हैं उसको, जो एक अभी वेब सीरीज़ आई थी, कौन सा एक वेब सीरीज़ था, हाँ, जो ये वेब सीरीज़ था जो पंचायत अभी आप लोगों ने देखा, उसमें क्या है, प्रधानपति है ना, जीतता थोड़ू है वो, जीता हुआ थोड़ू है, उसकी पत्नी जीती हुई है, लेकिन क्या है, फेमस क्या है, प्रधानपति। तो इस प्रधानपति वाले कल्चर को या मुखियापति वाले कल्चर को हटाने के लिए भारत सरकार कोशिश कर रही है कि भाई जो वुमन जीती है, जिसलिए उसको लाया गया था कि भाई उसको डिसीजन मेकिंग वगैरह में उसका इन्वॉल्वमेंट हो, तो वो नहीं हो पा रहा है एक्चुअली में ना ग्राउंड लेवल पे। उसकी जगह पे उसका भाई काम कर रहा है, शोहर काम, मतलब हस्बैंड काम कर रहा है, या कोई और काम कर रहा है, बाप काम कर रहा है। तो इन चीज़ों को हटाने के लिए अब मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने क्या लाया? सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी एक्ट 2025, ठीक है। लोकसभा जो है ना हैज़ पास्ड द त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल। द एक्ट एम्स टू इस्टेब्लिश, इसका एम क्या है? इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी। किसके तहत? इस द त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी एक्ट 2025 के तहत क्या बनेगा? इंडिया का पहला नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनेगा, ठीक है। टू एडवांस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन कोऑपरेटिव सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर में एजुकेशन और ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। द यूनिवर्सिटी इज़ नेम्ड आफ्टर अमूल फाउंडर त्रिभुवन काशीबाई पटेल। किसके नाम पर है ये? त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी एक्ट जो किसके नाम पे लाया गया? त्रिभुवन काशीबाई पटेल। ये किसके थे? अमूल के फाउंडर थे, याद रखना है। ये जो अमूल आप लोग दूध और बटर और ये सारा मिलता है, ये वही अमूल है। उसके फाउंडर कौन थे? त्रिभुवन काशीबाई पटेल। इट इज़ प्रपोज टू इस्टेब्लिश इट द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, IRMA, गुजरात में ये पहला इंडिया का कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। कहाँ पर? इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, कहाँ पर? गुजरात में, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब आइए वनतारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 4 मार्च 2025 को इनॉग्रेट करा। कहाँ पर? जामनगर, गुजरात में। कहाँ पर? जामनगर, गुजरात में। दिस प्रोजेक्ट वाज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड एंड इस्टेब्लिश्ड बाय कौन? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एंड रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई ये जो वनतारा है कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, उसको इस्टेब्लिश किसने करा? तो आपको याद रखना है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एंड रिलायंस फाउंडेशन ने। लोकेशन याद रखना है कहाँ पर? जामनगर, गुजरात, ओके। अब इसमें देखिए कुछ बहुत सारे फैक्ट्स बन गए हैं, आपको ध्यान रखना है। वो ये है, पहला फैक्ट कि वनतारा स्पेंस कितना, उसमें जो कितने एकड़ में है? वो 3500 एकड़ में। ये जो है ना वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा। क्या होगा? दुनिया का सबसे लंबा और मोस्ट एडवांस, ये ध्यान रखेंगे। ये मैं मार्क कर रहा हूँ स्टार ब्लू कलर से, ध्यान रखना है उसको। वनतारा हैज़ होम टू ए वास्ट अरे ऑफ ओवर 2000 स्पीसीज। उसमें कितने? लगभग 2000 स्पीसीज हैं, जो कि इंडिजिनस भी हैं कुछ, और कुछ एग्जॉटिक वाइल्ड लाइफ भी हैं, बाहर से भी लाए गए हैं, ठीक है। एमंग द मोस्ट रिमार्केबल इनिशिएटिव इज़ द, ये क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट चीता कंजर्वेशन प्रोग्राम यहीं पर चलाया जाएगा। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट चीता कंजर्वेशन प्रोग्राम, ये भी कहाँ? इसी वनतारा में करा जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। उसके बाद वनतारा होस्ट द लार्जेस्ट एलिफेंट हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड, कहाँ पर है? ये भी वनतारा में ही है, ठीक है। और उसके बाद ये सब के बाद आपको एक और चीज़ याद रखना है कि प्रेस्टिजियस प्राणी मित्र नेशनल अवार्ड किसको मिला है? वनतारा को ही मिला है। तो समझ रहे हैं आपको कितनी सारी चीज़ें याद रखनी है इसमें। वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन है? वनतारा है। और उसके बाद क्या बोलते हैं? वर्ल्ड लार्जेस्ट चीता कंजर्वेशन प्रोग्राम कहाँ पर है? ये वनतारा में ही होगा। उसके बाद लार्जेस्ट एलिफेंट हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड कहाँ पर है? वनतारा में ही है। और प्रेस्टिजियस प्राणी मित्र नेशनल अवार्ड किसको मिला? वनतारा को ही मिला, ठीक है। अब आ जाइए, अगला टॉपिक है आयुष्मान भारत वय वंदना कार्ड ऑन द ओकेजन ऑफ धन्वंतरी जयंती एंड आयुर्वेदा डे। कब? 29 अक्टूबर 2024, यानी 29 अक्टूबर को धन्वंतरी जयंती और आयुर्वेदा डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। उसमें क्या लॉन्च किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा? वय वंदना कार्ड। ये वय वंदना कार्ड जो है, ये वय वंदना जो कार्ड है आप देख रहे हैं, ये किस लिए है? मार्किंग द ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप्स इन हेल्थ केयर, द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस दैट एवरी सीनियर सिटीजन मतलब 70 साल से ऊपर के लोग, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि सीनियर सिटीजन वय वंदना कार्ड में जो सीनियर सिटीजन का डेफिनेशन है उसमें एज कितना है? 70+ ईयर्स वाले वुड रिसीव फ्री ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल। और इन लोगों को क्या मिलेगा? हॉस्पिटल में फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है। सच
एल्डरली इंडिविजुअल्स विल बी प्रोवाइडेड विथ आयुष्मान वय वंदना कार्ड। उनको सबसे पहले अगर ये फ्री ट्रीटमेंट लेना है तो क्या करना पड़ेगा, एक बनाना पड़ेगा कार्ड जिसका नाम क्या है, आयुष्मान वय वंदना कार्ड। ठीक है, ये बनाएगा तब उसको मिलेगा हेल्थ केयर बेनिफिट्स। ठीक है, अंदर और ये जो है आयुष्मान वय वंदना कार्ड जो है वो किसके अंतर्गत लाया जा रहा है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY। ठीक, अब आ जाइए, सुप्रीम कोर्ट अलाउज फॉर सब क्लासिफिकेशन ऑफ SCs एंड STs। देखो, इन द लैंडमार्क जजमेंट अ 7 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन अगस्त 1 2024 reframed how the scheduled caste and scheduled tribe quota may operate. The bench headed by, इसको हेड कौन कर रहे थे, ये ध्यान रखना है, हेड कौन कर रहे थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब कर रहे थे। इसमें 6 जो वोट मिले इन फेवर, मतलब कि हाँ भाई क्या करना चाहिए, SC STs का सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, और एक वोट अगेंस्ट में मिला है। ठीक है, एक जो 7 जज की जो बेंच थी उसमें 6 जज ने कहा हाँ ये सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, और एक जज ने कहा नहीं ये नहीं होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, कितने फेवर में थे और कितने अगेंस्ट में थे, 5-2 4-3 ऐसा, या 6-1 या 7-0। तो आपको ध्यान रखना है ये क्या है, 6-1 से था। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो सब क्लासिफिकेशन है वो कैसे कैसे, ये जो सब क्लासिफिकेशन वाली बात आई ना, इसका केस याद रखिएगा, केस है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देविंदर सिंह, याद रखना है, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देविंदर सिंह। ठीक है, उसके बाद जो की लीगल प्रिंसिपल है, अब देखिए मेजोरिटी ओपिनियन 6-1 हो गया, SC STs आर नॉट होमोजेनस ग्रुप, सब कैटेगराइजेशन इज़ परमिसिबल। अब ये जो 6-1 वाला जो सब क्लासिफिकेशन 6-1 से जो जजमेंट आया, 6 जो इनके फेवर में थे उनका क्या कहना था कि SC एंड ST आर नॉट होमोजेनस ग्रुप, सब कैटेगराइजेशन इज़ परमिसिबल। मतलब जैसे OBC में होता है ना कि क्रीमी नॉन क्रीमी को रिजर्वेशन का बेनिफिट्स नहीं मिलता है और नॉन क्रीमी को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है। इसी तरह अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भाई ST SCs के भी क्लासिफिकेशन में क्या होना चाहिए, ये कैटेगराइजेशन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप बताइए, मान के चलिए एक IAS ऑफिसर बन गया कोई, उसके बच्चे को अब इस रिजर्वेशन की ज़रूरत क्यों, उसको जनरल से क्यों नहीं फाइट करना चाहिए, क्योंकि वो तो ये इसका एम क्या था कि भाई अगर जो लोग मतलब निचली सतह पर हैं, जो लोग मतलब कि मार्जिनलाइज्ड हैं ST SCs में, उनको ऊपर लाया जाए। आप ऊपर पहुँच गए तो उनके बच्चों को वो चीज़ क्यों कंटिन्यू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अब उसका भी क्लासिफिकेशन करो, किसके आधार पर, जिसके भी आधार पर वो सरकार जाने। ठीक है, अब ये जो रूल आया सब क्लासिफिकेशन का, इसने एक अर्लियर रूल था उसको डेड कर दिया, उसको मतलब कि ख़त्म कर दिया। अर्लियर रूल क्या था, EV चिनैया 2004 में एक केस आया था, उसमें उसने ब्लॉक कर दिया था, विच हैड ब्लॉक्ड सब क्लासिफिकेशन। EV चिनैया केस 2004 में बोला गया कि भाई सब क्लासिफिकेशन SC STs का नहीं हो सकता। इस रूल को ये वाले जजमेंट ने अब ख़त्म कर दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब अगर कोई दूसरा जजमेंट आ जाता है सुप्रीम कोर्ट में तो पुराना जजमेंट क्या हो जाता है, वो वैलिड नहीं रहता है। ठीक है, वही है। अब आ जाइए कि एक जो अगेंस्ट थी उसका नाम वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, डिसेंटिंग ओपिनियन किसका था, जस्टिस बेला त्रिवेदी का। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने माना कि SC एंड STs आर होमोजेनस। वो लोग क्या माने, पीछे 6 भाई नॉन होमोजेनस है, और इनका मानना था कि भाई ये होमोजेनस है, एंड ओनली पार्लियामेंट नॉट स्टेट कैन अल्टर दी कैटेगरीज अंडर आर्टिकल 341। इनका क्या मानना है कि भाई आप ये जो पावर है ना, ये पावर होनी चाहिए, ये पावर किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इस तरह से नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे अभी जो जजमेंट आया है उसके अनुसार स्टेट्स नाउ हैव द अथॉरिटी टू क्रिएट इंटरनल कोटा। किसके लिए, जैसे एग्जांपल है वाल्मीकि के लिए, मजहबी सिख्स के लिए, पार्टिकुलरली वर्नरेबल क्या बोलते हैं ट्राइबल ग्रुप्स, PBTGs जो हम लोग जानते हैं, उन सब के लिए यह अलग से स्टेट ला सकती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 2-3 चीज़, 6-1 से जजमेंट था, और डिसेंटिंग जो ओपिनियन था, जो जिनका जो अगेंस्ट में थे वो कौन थी, जस्टिस बेला त्रिवेदी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये किस मतलब के जजमेंट को इन्होंने अर्लियर जजमेंट को डिस्कार्ड कर दिया, ख़त्म कर दिया, EV चिनैया 2004। ठीक है, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको इसके साथ ज़रूर याद होनी चाहिए। अब आ जाइए PMAYU 2.0। ठीक है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। तो अब नाम से ही पता चलता है प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो आवास मिलेगा, किसको मिलेगा, अर्बन एरियाज़ में जो पुअर लोग हैं उनको मिलेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है PMAYU का, वो है एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग टू 1 करोड़ अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज। क्या है एम, क्या है, 1 करोड़। आपको ध्यान रखना है कितने करोड़ घर दिए जाएंगे इस बार, 1 करोड़ घर ओवर कितना 5 ईयर्स, 5 साल के स्पैन में दिया जाएगा, जो कि स्टार्ट कब से हो गया है, 1 सितंबर 2024 से 1 करोड़ घर मिलेंगे, ये ध्यान रखना है। अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है, द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन नवंबर 2024 अप्रूव्ड दी
कंटिन्यूएशन ऑफ अटल इनोवेशन मिशन। किसको? अटल इनोवेशन मिशन को कंटिन्यू करना, मतलब करने के लिए अप्रूवल दे दिया है कैबिनेट मीटिंग ने। और ये जो है अटल इनोवेशन मिशन, ये किसके अंतर्गत है? वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है, ये है नीति आयोग के अंतर्गत। ठीक है, अटल इनोवेशन जो मिशन है वो कौन चलाती है? नीति आयोग के द्वारा। इसको कब तक के लिए एक्सपेंड कर दिया गया? 31 मार्च 2028 तक, याद रखेंगे ना, 31 मार्च 2028 तक अटल इनोवेशन मिशन ये 2.0 है। और ये किसके द्वारा चलाया जाता है? नीति आयोग के द्वारा चलाया जाता है। कब तक बढ़ा दिया गया? 31 मार्च 2028 तक। ठीक है, अब आ जाइए समृद्ध प्रोग्राम। ऑन September 5, 2024 सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉन्चेज क्या बोलते हैं, स्टार्टअप एक्सेलरेटर ऑफ मैती फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। इसी को फुल फॉर्म ये क्या है? समृद्ध। ठीक है, समृद्ध ये फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर स्टार्टअप्स एक्सेलरेशन अंडर नेशनल पॉलिसी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स 2019। ये जो समृद्ध प्रोग्राम है वो किसके अंतर्गत है? ये ध्यान रखना है, नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स 2019। ठीक है, इसके तहत ये लाया गया। समृद्ध प्रोग्राम लॉन्च इन अगस्त 2021 एम्स टू सपोर्ट 300 सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को ये सपोर्ट करने का सोच रहा है। किसको? 300, ध्यान रखना है। ठीक है, विथ एन आउटले इसका कितना मतलब कि बजट है? 99 करोड़ ओवर ए पीरियड ऑफ 4 साल के अंदर। ये कितना? 300 सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, स्टार्टअप प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करेगी। कौन से प्रोग्राम के तहत? समृद्ध। समृद्ध का फुल फॉर्म ध्यान रखना है, किसके अंतर्गत है समृद्ध प्रोग्राम? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब आ जाइए 8th धर्मा धम्मा कॉन्फ्रेंस। रिसेंटली 8th धर्मा धम्मा कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद गुजरात यूनिवर्सिटी। इसको कौन किया? इंडिया फाउंडेशन। किसके कोलैबोरेशन से? गुजरात यूनिवर्सिटी। ये दोनों मिलकर के क्या कराई? 8th धर्मा धम्मा कॉन्फ्रेंस। ठीक है, कॉन्फ्रेंस हुआ कहाँ पर? याद रखना है, अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है? अहमदाबाद गुजरात में। कॉन्फ्रेंस के चीफ गेस्ट का नाम याद रखना है, कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ इसमें गेस्ट थे। ठीक है, उसके बाद इसका थीम आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉस्मोलॉजी इन धर्मा एंड धम्मा। क्या है? कॉस्मोलॉजी इन धर्मा एंड धम्मा। ठीक है, अब आ जाइए अगला, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP 2022। ये जो है क्या बोलते हैं, पीयूष गोयल साहब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अनाउंस करे बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। ठीक है, इसके अंतर्गत ना इसके अंतर्गत ये बताया कि उत्तर प्रदेश जो है ना वो सब टॉप अचीवर है इन 2 बिजनेस सेंट्रिक एंड 1 सिटीजन सेंट्रिक एरिया अंडर BRAP 2022। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान है ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। एक बात याद रखनी है। दूसरा, इसके अंतर्गत जो पहला पोजीशन है वो किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। अब आ जाइए अगला, इंडियाज़ फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज़ क्लस्टर। इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज़ क्लस्टर कहाँ बना? वो बना सिक्किम में। कहाँ बना? वो बना सिक्किम में, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, और इस जो इंडिया के फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज़ क्लस्टर को सपोर्ट कौन कर रहा है? ठीक है, यानी फाइनेंशियल सपोर्ट कौन दे रहा है? आपको ध्यान रखना है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी NABARD कर रही है। ठीक है, NABARD कर रही है। इज द की स्टेक होल्डर इन डेवलपिंग द फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर ऑर्गेनिक क्लस्टर इन सिक्किम। तो ये जो ऑर्गेनिक फिशरीज़ जो सिक्किम में है वो उसको सपोर्ट कौन कर रही है? NABARD करी। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि सिक्किम जो है इंडिया का पहला फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट बना है। ठीक है, उसमें सारी चीज़ जो है ना वो जो जितना भी क्रॉप उगाया जाता है वो फुल्ली ऑर्गेनिक है। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3rd लॉन्च पैड। ठीक है, यूनियन कैबिनेट चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी अप्रूव्ड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3rd लॉन्च पैड TLP एट सतीश धवन स्पेस सेंटर ऑफ इसरो एट श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। अब आपको ये याद रखना है, ये जो 3rd लॉन्च पैड जो अभी क्या बोलते हैं उसको इस्टेब्लिश किया गया वो कहाँ किया गया है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। दिस इज़ इंपॉर्टेंट। ओके, इसलिए फॉर द नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल के लिए, किसके लिए? जो NGLV है ना, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल, उसको यहीं से लॉन्च किया जाएगा। ऑल्सो टू सपोर्ट एज स्टैंड बाय लॉन्च पैड। जो हमारा अपना जो अभी लॉन्च पैड यूज़ कर रहे हैं उसका एक स्टैंड बाय भी होगा कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आई तो हम लोग इस वाले लॉन्च पैड से लॉन्च करेंगे। ठीक है, ये याद रखना है। अब आ जाइए भारत पोल पोर्टल। ठीक है, रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह इनॉग्रेटेड भारत पोल पोर्टल डेवलप्ड बाय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। भारत पोल पोर्टल को डेवलप किसने करा है? ये ध्यान रखना है, पहली बात CBI ने करा है। किसने करा है? CBI ने करा है। ठीक, और भारत पोल का काम क्या होगा कि एवरी एजेंसी एंड पुलिस फोर्स इन इंडिया विल be able to seamlessly connect with Interpol, thereby expediting
इन्वेस्टिगेशंस, मतलब भारत पोल क्या करेगा ना, पूरी भारत के सारे फोर्सेस को इंटरपोल के साथ कनेक्ट कर देगा, जिसके कारण इन्वेस्टिगेशन आसान हो जाए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आ जाइए साइंटिफिक कॉन्क्लेव लाइव स्टॉक वैक्सीन इनोवेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इन कोलैबोरेशन विद इंडियन Immunologicals Limited and National Dairy Development Board (NDDB) organized conclave on pandemic preparedness and vaccine innovation in हैदराबाद। कहाँ पर हुआ ये? बस इतना याद रखना है कि साइंटिफिक कॉन्क्लेव ऑन लाइव स्टॉक वैक्सीन इनोवेशन ये कहाँ पे लाया गया? ये हैदराबाद में, आपको ये बस ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगला है लाइव स्टॉक कॉन्क्लेव। ठीक है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज एनिमल एंड हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एंड पंचायती राज राजीव रंजन सिंह ऑल्सो नॉन एज लल्लन सिंह, ये कौन है? यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग और पंचायती राज मिनिस्टर भी यही हैं। आपको याद रखना है कि पंचायती राज मिनिस्टर ये कौन है? राजीव रंजन सिंह। ये कहाँ के हैं? ये बिहार से हैं। तो बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई पंचायती राज मिनिस्टर जो हैं वो कौन है? तो राजीव रंजन सिंह। ठीक है, पिछली बार क्वेश्चन आ गया था 70th बीपीएससी में, वो आया था क्या कि भाई बताओ टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है। तो इस बार हो सकता है कि आपको पूछ दे पंचायती राज मिनिस्टर कौन है या फिर मिनिस्टर फॉर फिशरीज एनिमल एंड हस्बेंड्री कौन है। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये राजीव रंजन सिंह है। अब आ जाइए चक्रा इनिशिएटिव। चक्रा इनिशिएटिव जो है ना, ऑन December 15, 2024 नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड NCL अ कोल इंडिया आर्म, ये कोल इंडिया का एक आर्म है। कौन है? नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड इन सिंगरौली। ये जो चक्रा इनिशिएटिव किसके लिए है? सिंगरौली जो लोकेशन है उसके लिए है। ठीक है, हैज़ रोल्ड आउट चक्रा इनिशिएटिव। चक्रा का फुल फॉर्म क्या है? कम्युनिटी हेल्थ और रिस्पॉन्सिव एक्शन फॉर कोयलांचल। याद रखेंगे, चक्रा का फुल फॉर्म क्या होगा? कम्युनिटी हेल्थ और रिस्पॉन्सिव एक्शन फॉर कोयलांचल। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, ये इसको किसके तहत? CSR प्रोग्राम के तहत लाया जा रहा है। किसके तहत? CSR प्रोग्राम के तहत लाया जा रहा है। क्या करेगा ये? फ्री ट्रीटमेंट फॉर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिंगरौली रीजन। ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके लिए नॉर्थ ईस्ट में जो सिंगरौली रीजन है उसके लिए लाया गया है चक्रा इनिशिएटिव। ठीक है, किसके तहत? CSR प्रोग्राम। अब हम ये देखते हैं CSR प्रोग्राम क्या। देखो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुल फॉर्म होता है CSR का। ठीक है, इट रिफर्स टू कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट। देखो, ये कंपनी जो कोयला वगैरह निकालती है तो ये तो इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है, पैसा कमा रही है, और इसका भुगत कौन रहा है? वहाँ के जो अगल बगल के लोग हैं वो सारे लोग इसको भुगत रहे हैं। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, तो उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना पड़ता है। किसके तहत? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम के तहत। इन इंडिया CSR इज मैंडेटरी फॉर सर्टेन कंपनीज। कुछ कंपनीज के लिए CSR एकदम कंपलसरी है, वो अंडर सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और वो कंपनीज कौन कौन होंगी? जो जिसका नेटवर्थ जो होगा वो 500 करोड़ से ज़्यादा होगा, अगर जिसका टर्नओवर जो है वो 1000 करोड़ से ज़्यादा होगा, और जिसका अगर किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो ऐसे कंपनीज़ को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेंगी। ठीक है, अब आ जाइए, अगला टॉपिक है 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस। 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो वेर इनॉग्रेटेड इन देहरादून। कहाँ पे? जो आयुर्वेदा कांग्रेस जो हुआ वो कहाँ हुआ? देहरादून में। आपको ये ध्यान रखना है, ये 10वां था। ठीक है, उसके बाद द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय कौन? वर्ल्ड आयुर्वेदा फाउंडेशन ने इसको ऑर्गेनाइज करा। ठीक है, और दूसरी बात, इसका थीम याद रखिएगा, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम था इस बार का डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव। मतलब डिजिटल हेल्थ के लिए आयुर्वेदा का जो पर्सपेक्टिव है वो उस पर ध्यान देना है हमें। तो डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव इज़ द थीम ऑफ दिस इनिशिएटिव। ठीक है, अब आगे आ जाइए, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो। ठीक है, ये है, ये जो एक्सपो हुआ वो कितने लोकेशंस पे हुआ? 3 आइकॉनिक वेन्यूज़ पे हुआ। कौन सा? पहला जो था भारत मंडपम, दूसरा यशोभूमि द्वारका में, और तीसरा इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो जो हुआ वो 3 लोकेशंस पे हुआ। पहला लोकेशन भारत मंडपम न्यू दिल्ली, यशोभूमि द्वारका, इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 हैज़ बिकम द सेकंड लार्जेस्ट ऑटोमोटिव एक्सपो इन दी वर्ल्ड। ठीक है, ये जो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो जो 2025 था वो क्या था? सेकंड लार्जेस्ट ऑटोमोटिव एक्सपो इन दी वर्ल्ड था। ठीक है, अब आगे आ जाइए, सेंटर स्क्रैप नो डिटेंशन पॉलिसी। रिसेंटली December 2024 सेंटर हैज़ डन अवे विद द नो डिटेंशन पॉलिसी फॉर क्लास 5 and 8। ठीक है, अब ये क्या था, ये अभी आपको बताता हूँ। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ पब्लिश्ड ए गैजेट नोटिफिकेशन। उसमें क्या था? राइट ऑफ चिल्ड्रन, टाइटल क्या था? राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अमेंडमेंट रूल्स। उसमें अमेंडमेंट किए गए हैं राइट
ऑफ चिल्ड्रन एंड फ्री कंपलसरी एजुकेशन रूल जो है उसमें कुछ अमेंडमेंट किए, उस अमेंडमेंट के तहत नो डिटेंशन पॉलिसी को हटा दिया गया है। और वो नो डिटेंशन पॉलिसी क्या कहती है, अब जिसको हटा दिया वो कहती है इफ़ ए चाइल्ड फेल्स टू फुलफिल प्रोमोशन क्राइटेरिया इन क्लास 5 और इन 8 इन रेगुलर एग्जामिनेशंस दे कैन बी हेल्ड बैक। मतलब क्या था, पहले था कि आप क्लास 5 में फेल कर जाएंगे तो फिर भी 6 में और फिर नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत 7 में पहुंच जाते थे, फिर 8 में पहुंच जाते थे, फिर नहीं पास किया आगे बढ़ते रहते थे। लेकिन अब सरकार ने कहा कि भाई क्लास 5 में अगर आप फेल करेंगे तो छठे में नहीं जाएंगे, क्लास 8 में अगर आप फेल करेंगे तो 9th में नहीं जा पाएंगे। तो इसको नो डिटेंशन पॉलिसी जो पहले थी कि भाई आपको प्रमोट कर दिया जाता था, उसको अब हटा दिया गया। ठीक है, बस इतना है इसमें। अब आ जाइए ग्रामीण भारत महोत्सव। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड ग्रामीण भारत महोत्सव 2025। ठीक है, तो इसका जो एम है वो क्या है, बिल्डिंग ए रेजिलियंट रूरल इंडिया फॉर ए विकसित भारत 2024 इज द थीम ऑफ दिस महोत्सव। इस महोत्सव का थीम क्या था, थीम था विकसित भारत 2047। ठीक है, बिल्डिंग अ रेजिलेंट रूरल इंडिया फॉर अ विकसित भारत 2047, ये आपका थीम था। ठीक, ये ध्यान रखना है सिर्फ कि ग्रामीण भारत महोत्सव का थीम इस बार क्या था, वो था बिल्डिंग अ रेजिलेंट रूरल इंडिया फॉर अ विकसित भारत 2047। अब आ जाइए 22nd दिव्य कला मेला। द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनस विद डिजेबिलिटीज़ अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने दिव्य कला मेला को ऑर्गेनाइज किया। कौन, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़। ये जो डिपार्टमेंट है किसके अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत आती है। इन्होंने दिव्य कला मेला जो दिसंबर में कराया वो कहाँ पे कराया, इंडिया गेट। कहाँ पे, इंडिया गेट पर कराया, न्यू दिल्ली में। ठीक है, दिव्य कला मेला ये इनिशिएटिव ऑफ, ये तो डिपार्टमेंट आपको पता है, एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा है। इट विल शोकेस द प्रोडक्ट्स एंड क्राफ्टमैनशिप ऑफ दिव्यांग आर्टिशियंस फ्रॉम अक्रॉस कंट्री। मतलब ये जो दिव्यांग आर्टिशियंस हैं, कुछ बनाना जानते हैं, कुछ बनाते हैं, उन सब के आर्टिफैक्ट्स जो उन्होंने बनाया है, उन सब चीज़ों को प्रदर्शनी के रूप में रखा गया। कहाँ पर, आइकॉनिक इंडिया गेट में, ताकि लोग इसके प्रति अवेयर हो सकें, इन चीज़ों को खरीद सकें, ताकि जो दिव्यांग हैं वो अपने से अगर लाइवलीहुड कमाना चाहते हैं तो उसको सपोर्ट मिल सके। ठीक है, द एम इज़ दिस। अब आ जाइए अगला टॉपिक है हमारा शौचालय हमारा सम्मान। ये जो है ये इनिशिएटिव कौन लाया, आपको ध्यान रखना है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। कौन, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, और किस दिवस पर ये था, वर्ल्ड टॉयलेट डे। कब, 19 नवंबर। 19 नवंबर को किसके रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड टॉयलेट डे के। ठीक है, एंड द कैंपेन कल्मिनेटेड, ख़त्म कब हुआ, स्टार्ट हुआ कब, वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को। ख़त्म कब हुआ, ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को। कब हुआ, ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है थोड़ा सा कि वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है, तो 19 नवंबर को। ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को। ये ध्यान रखना है आपको। अगला, द कैंपेन रीअफर्म्स इंडियाज़ कमिटमेंट टू मेंटेन इट्स ओपन डिफेक्शन फ्री। यानी हम लोग जो है ना ओपन डिफेक्शन फ्री हो चुके हैं, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ये कैंपेन चलाया जाता है। ठीक है, ओपन डिफेक्शन फ्री क्या होता है कि हर घर में अब शौचालय बन चुका है। सवेरे का जो कार्यक्रम है वो लोग अपने शौचालय में ही करेंगे, कोई बाहर नहीं जाए। खेत खलिहान में जो कार्यक्रम होता था पहले, वैसे कार्यक्रम को रोकने के लिए उसको क्या बोलते हैं, भारत सरकार ने हर घर शौचालय योजना चलाया, जिसके तहत हर घर में शौचालय बन गया। ठीक है, अब सब लोग मतलब बाहर खेत खलिहान में नहीं जाते। तो उसी चीज़ को मेंटेन करना है। हम लोगों ने ओपन डिफेक्शन फ्री स्टेटस कब पा लिया था, 2019 में ही भारत सरकार ने माना कि अब कोई भी लोग जो ये है सवेरे सवेरे बाहर कार्यक्रम करने नहीं जा रहे हैं, ये लोग अपने अपने शौचालय में ही जा रहे हैं। ठीक है, इसका फेज़ 2 ऑफ स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, वाज लॉन्च टू फोकस। अब जो स्वच्छ भारत मिशन का जो फेज़ 2 लाया गया, तो इसके लिए किस लिए लाया गया है, टू फोकस वन ऑन द क्रिएशन ऑफ ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस। अब ODF प्लस विलेज बनाना है, मॉडल विलेज। ठीक है, इसके लिए सेकंड फेज लाया जा रहा है। पहले फेज में तो हमने पहले ODF बना दिया, ओपन डिफेक्शन फ्री कर दिया कि भाई अब कोई खेत खलिहान में नहीं जा रहा है। अब ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस मॉडल विलेज बनाना है, उसके तहत और अच्छी अच्छी चीज़ों को लाना है, मतलब स्वच्छता से रिलेटेड। ठीक है, अब आ जाइए न्यू ऑफिस बियरर ऑफ ISA 2024-26। मतलब ये आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है 2024 से 26 के लिए नए ऑफिस बियरर को चुन लिए। तो उसके लिए प्रेसिडेंट किसको चुनी है, वो भारत को चुनी है। भारत इसका प्रेसिडेंट होगा कब से कब तक, 2024 से लेकर के 26 तक भारत प्रेसिडेंट रहेगा। और को प्रेसिडेंट कौन रहेगा हमारे साथ, रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें कि भाई भारत को प्रेसिडेंसी मिली है 2024 से 26 इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। को प्रेसिडेंसी किसके पास है, वो है फ्रांस के पास। ठीक है, अब आइए फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट, इसको किसने कराया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ऑर्गेनाइज्ड। ये जो क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट है, उसको किसने किसने करवाया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट
कॉन्फेडरेशन ने करवाया। कहाँ पे हुआ ये? पहला एशियन बुद्धिस्ट काउंसिल समिट। ध्यान रखना है, चूँकि पहला एशियन बुद्धिस्ट समिट हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका लोकेशन आप याद रखेंगे, ये दिल्ली में हुआ है। किस में हुआ है? दिल्ली में हुआ है। इसका थीम क्या था? रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है वो क्या है? रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। ठीक है, अब आ जाइए आयुष मिनिस्ट्रीज वाई ब्रेक इमर्ज एज टॉप परफॉर्मर ऑन आई गॉट प्लेटफॉर्म। देखो ये जो ना ऑन नवंबर 14 द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इनोवेटिव इनिशिएटिव क्या है? योगा ब्रेक इट वर्क प्लेस। वाई ब्रेक का फुल फॉर्म क्या होता है? योगा ब्रेक इट वर्क प्लेस हैज़ बीन अवार्डेड अ सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑन द आई गॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म। मतलब है कि आई गॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म में क्या बोलते हैं उसको, जो सर्टिफिकेट मिला है, जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का खिताब जो मिला है, वो किसको मिला है? वो मिला है आपको आयुष मिनिस्ट्रीज़ वाई ब्रेक प्रोग्राम को। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। अब आगे आ जाइए वधवन पोर्ट को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट करा, फाउंडेशन डाला उसका। ठीक है, उसका फाउंडेशन डाला, वो कहाँ डाला? द पोर्ट विल बी लोकेटेड इन धानु टाउन इन पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। ये जो वधवन पोर्ट, अभी जो नया पोर्ट का जिसका फाउंडेशन डाले मोदी जी, वो कहाँ पर है? धानु टाउन पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये ध्यान रखना है आपको। अब आ जाइए कि एम क्या है इसमें, कि वधवन पोर्ट को लाने का एम क्या है? बाय 2035 वधवन पोर्ट इज़ प्रोजेक्टेड टू ऐड कंटेनर कैपेसिटी ऑफ 15 मिलियन TEUs। 15 मिलियन TEUs कैपेसिटी को ऐड करेगा ये, जिसको इंक्रीज़ करके 2040 तक कितना कर दिया जाएगा? 23.9 मिलियन TEUs। अब ये TEU क्या होता है भाई? ये TEU क्या है? तो ये TEU ये है कि ये है 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट। फुल फॉर्म क्या होता है इसका? 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट। अब देखिए, TEU इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज टू डिस्क्राइब कैपेसिटी ऑफ ए कार्गो शिप एंड टर्मिनल्स। 1 TEU इक्वल टू होता है द वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड 20 फुट लॉन्ग शिपिंग कंटेनर का जो वॉल्यूम होता है उसी को 1 TEU कहा जाता है। और वो वॉल्यूम कितना होता है? वो 20 फुट लंबा होता है, 8 फुट चौड़ा होता है और 8.5 फुट हाइट होता है। इसमें जितना वॉल्यूम आएगा ना, उस पूरे वॉल्यूम को बोलते हैं 1 TEU। ए शिप विथ 10,000 TEU कैपेसिटी कैन कैरी 10,000 स्टैंडर्ड 20 फीट कंटेनर्स। ठीक है, समझ में? अब आज ये इंडिया के पास टोटल 12 मेजर पोर्ट्स हैं। एक और ये पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट अंडमान एंड निकोबार। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारे आप देख रहे हैं, इन सारे पोर्ट्स को आप ध्यान रखेंगे। अब आ जाइए 43rd एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। ये दिस ईयर्स थीम, इसका थीम आपको ध्यान रखना है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का जो थीम था, विकसित भारत @ 2047। ठीक है, इंडियाज़ विजन ऑफ बिकमिंग सेल्फ रिलायंट प्रॉस्पेरस एंड रेजिलेंट नेशन बाय 2047। ठीक है, इंडिया ज्वाइंट इंटरनेशनल एनर्जी हब। ये सिर्फ ध्यान रखना है कि इंडिया ने अभी रिसेंटली किसको ज्वाइन किया? इंटरनेशनल एनर्जी हब को। अब स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम। ठीक है, ऑन जून 13, 2024 द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम्स फॉर 2024 वॉज रिलीज्ड अंडर प्रिक्स वर्सेलीज। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ प्रिक्स वर्सेलीज दैट सच लिस्ट हैज़ बिन पब्लिश्ड। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेमिकॉन इंडिया 2024। ठीक है, इसके तहत हम लोग देखते हैं कि इसका एम क्या है? टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसका जो थीम है वो क्या है? शेपिंग दी सेमीकंडक्टर फ्यूचर। क्या है? शेपिंग दी सेमीकंडक्टर फ्यूचर, आपको याद रखना है। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम जो है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। हाँ, ठीक है, दैट सीक्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू मेरिटोरियस स्टूडेंट को फाइनेंशियल सपोर्ट देना इसका काम है। ठीक है, इसके तहत आपको कोलैटरल फ्री और गारंटर फ्री लोन अप टू 7.5 लाख मिलेगा। कितना? कोलैटरल फ्री और गारंटर फ्री। कब तक? कितना तक? 7.5 लाख तक के लोन में। किन बच्चों को? जो लोग क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेंगे। और ये क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस क्या हैं ये देखिए। क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड एकेडमिक एक्सेलेंस, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज एंड ओवरऑल हॉलिस्टिक डेवलपमेंट टू द स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इसका ये क्या है कि ये कौन क्वालिटी हायर एजुकेशन में आएंगे? जो नैक जो है बॉडी इंडिया की, उससे एक्रीडेटेड होंगे, NBA से एक्रीडेटेड होंगे, या फिर इंटरनेशनल एजेंसीज जैसे NIRF, QS या टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में जो कॉलेजेस आएंगे उसमें। एग्जांपल जैसे भारत में IITs में IIT बॉम्बे, दिल्ली, IIMs में IIM अहमदाबाद, बेंगलोर, एम्स मेडिकल में मेडिकल साइंस में NITs, IISc, टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपका आता है JNU, BHU, DU। ठीक है, तो इन सारे लोगों को क्या मिलेगा? ये लोग
ऐसे इंस्टीट्यूशंस में अगर आप मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, आप एडमिशन ले रहे हैं और 7.5 लाख तक की लोन की ज़रूरत है, तो आपको कोलैटरल फ्री मतलब कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी है और गारंटर फ्री, किसी को भी गारंटर नहीं बनाना है, इसके बगैर मिल जाएगा। अब ये सुभद्रा स्कीम है। सुभद्रा स्कीम जो है ना एक फ्लैगशिप स्कीम है उड़ीसा गवर्नमेंट का। ध्यान रखना किसका है? उड़ीसा गवर्नमेंट का। किसके लिए है? ये वुमन एम्पावरमेंट के लिए। वुमन को क्या मिलेगा इसमें? फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा और वो वुमन का एज जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 21 से 60 साल के बीच का। कितने साल का? 21 से 60 साल के बीच का। ये जो है ना, ये जो लार्जेस्ट सिंगल वुमन सेंट्रिक स्कीम है जिसके तहत लगभग 1 करोड़ वुमन को कवर किया जाएगा। और ये वुमन जो होनी चाहिए उड़ीसा की होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि बिहार से हैं और उड़ीसा में जाकर रह रहे हैं तो उसको मिलेगा, नहीं। जब उसका डोमिसाइल किसका होना चाहिए? उड़ीसा का होना चाहिए। ठीक है, अगला टॉपिक है इंडियाज़ फर्स्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये कहाँ पर बना है ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है। इंडिया का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट ये मोहाली में बना है, चंडीगढ़। ठीक है, लाखपति दीदी सम्मेलन ऑन अगस्त 25 द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड इन लाखपति दीदी सम्मेलन। ये कहाँ हुआ था भाई लाखपति दीदी सम्मेलन? जलगांव महाराष्ट्र में। इट इज़ इंपॉर्टेंट, जिसमें मोदी जी ने सर्टिफिकेट बांटे कितने लोगों को? लगभग 11 लाख न्यू लाखपति दीदीज़ को सर्टिफिकेट बांटे। ठीक है, ये लाखपति दीदी होती कौन है? ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर होती है जिसका अर्निंग जो होता है एनुअल अर्निंग वो 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, लाखपति दीदी उन्हीं को कहा जाता है। अब आया अगला टॉपिक है रीसेट प्रोग्राम। रीसेट प्रोग्राम जो है ना वो कौन लाया? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स एंड लेबर एम्प्लॉयमेंट, ये कौन है? इसके मिनिस्टर मनसुख मंडाविया। इन्होंने रीसेट प्रोग्राम लाया। रीसेट का फुल फॉर्म क्या होता है? रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। क्या है? रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, ये रीसेट है। इसका एम क्या है? प्रोवाइडिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू आवर रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन। जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन रिटायर कर जाते हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा। ये जो पहला पायलट फेज में जो पहला प्रोजेक्ट लाया जाएगा, प्रोग्राम लाया जाएगा, वो कहाँ लाया जाएगा? लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, इसमें यहाँ पर ये लाया जाएगा पहली बार पायलट फेज के रूप में। अगर ये सक्सेस हुआ तो फिर ये पूरे हिंदुस्तान में लगाया जाएगा। ठीक है, अब है गंगा उत्सव 2024। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इज़ ऑर्गेनाइजिंग द 8th एडिशन ऑफ गंगा उत्सव। 8वां एडिशन गंगा उत्सव का कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। कहाँ पर कर रहा है? चांदी घाट इन हरिद्वार। इंपॉर्टेंट है, देख लो स्टार मार्क है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है कि कहाँ पर हुआ है? चांदी घाट इन हरिद्वार। 1 डे 1 जीनोम प्रोजेक्ट। ये जो 1 डे 1 जीनोम इनिशिएटिव है ये इसको लाया कौन है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इंडियाज़ G20 शेरपा। वो कौन है? अमिताभ कांत जी, उन्हीं के द्वारा लाए ये लॉन्च किया गया। कौन सा? 1 डे 1 जीनोम। 1 डे 1 जीनोम इनिशिएटिव हाईलाइट्स द यूनिक बैक्टीरियल स्पीसीज फाउंड इन आवर कंट्री एंड एम्फसाइज देयर क्रिटिकल रोल इन इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन हेल्थ। तो ये जो 1 डे 1 जीनोम प्रोजेक्ट लाया गया है ये किस लिए लाया गया है? कि हम लोग बैक्टीरियल स्पीसीज जो बेनिफिशियल बैक्टीरियल स्पीसीज हमारे कंट्री में पाए जाते हैं उनके रोल्स को मतलब जानना, कहाँ पर उसका रोल इन्वायरमेंट में क्या है, एग्रीकल्चर में क्या है, ह्यूमन हेल्थ में क्या है, इन सब चीज़ को रिकॉर्ड करेगी, इन सब चीज़ का डाटा बनाएगी कौन? 1 डे 1 जीनोम इनिशिएटिव। ठीक है, अभी 21st लाइव स्टॉक सेंसस स्टार्ट हुआ है, बस इतना ध्यान रखना है। चिंतन शिविर जो है ना ये कहाँ पे मतलब कि क्या बोलते हैं इनॉग्रेट किया गया? ये किया गया भुवनेश्वर उड़ीसा में। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। कहाँ पर? भुवनेश्वर उड़ीसा में। इसका एम क्या है? टू डेवलप स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग इंडियाज़ एम्बिशियस टारगेट ऑफ 50 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। आपको पता है हमारे पंचामृत गोल में एक गोल हमारा ये भी है कि हम लोग 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी प्राप्त कर लेंगे। कब तक? बाय 2030। अब उसी को कैसे अचीव करना है, क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, इन सब के लिए चिंतन मनन कर रहे थे चिंतन शिविर के द्वारा। कहाँ पर? भुवनेश्वर में। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, अब ये भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो ये उतना कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, तो हम इसके लिए कोई इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगला देखिए, इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? स्पीकर ऑफ लोकसभा ओम बिरला और मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड लॉ एंड जस्टिस अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम का इनॉग्रेशन किया गया। कहाँ पर किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी इन सोनीपत हरियाणा। कहाँ पे? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी इन सोनीपत हरियाणा। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेशनल आइकॉन फॉर PWDs। देखो अभी ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना नेशनल आइकॉन फॉर PWDs सेलेक्ट किया है या चुना है। वो कौन है? पैरालंपियन राकेश कुमार जी को। किसको? पैरालंपियन राकेश कुमार जी को। वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट रिमेंबर दिस। ठीक है, अभी जो 2021 का जो हमारा 2024 का जो जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें आइकॉन कौन थी? मिसेस शीतल देवी। कौन थी? ECI नेशनल आइकॉन फॉर PWDs जनरल इलेक्शन 2024 के लिए कौन थी? मिसेस शीतल देवी। अभी नए
ECI नेशनल आइकॉन फॉर PWDs कौन बने हैं? पैरालंपियन राकेश कुमार, ठीक है। मिशन मौसम किसके द्वारा लाया गया? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा। किस लिए लाया गया है? टू बूस्ट इंडियाज़ वेदर एंड क्लाइमेट रिलेटेड साइंस रिसर्च एंड सर्विसेज, ठीक है। मतलब हमारे क्लाइमेट, वेदर फोरकास्टिंग, वेदर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए मिशन मौसम लाया गया है। किसके द्वारा लाया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, ठीक है। अब आ जाइए सुप्रीम कोर्ट फ्लैग एंड एम्बलम। ऑन September 1, 2024 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अनवील्ड द फ्लैग एंड एम्बलम ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ना अपना फ्लैग और एम्बलम अभी रिसेंटली रिलीज़ करा। वो क्या था? फ्लैग जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, वो किस कलर का है? ब्लू कलर का। उसमें जो फीचर्स हैं वो क्या है कि एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बुक है वो ओपन है, उसके ऊपर सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग है, उस सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग के ऊपर एक चक्र है। तो क्या समझ में आया? सबसे पहले खुली किताब के ऊपर सर्कुलर शेप में हमारा सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग, उसके सबसे टॉप पोजीशन पे कौन सा? अशोक चक्र है। समझ में आ गई बात? तो ये आपको ध्यान रखना है। द इंटायर डिज़ाइन इज इनक्लोज्ड इन ए सर्कल, और ये टोटल डिज़ाइन क्या है? एक सर्कल में इनक्लोज किया गया। उसमें संस्कृत में नीचे में क्या लिखा हुआ है? यतो धर्मस्त ततो जय, वेयर देयर इज धर्म देयर इज विक्ट्री, ये हमारा बॉटम में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा उस सुप्रीम कोर्ट के इसको देख लीजिए, यही है, देखिए ये फ्लैग है, मतलब पीछे जो फ्लैग का कलर होगा क्या होगा? ब्लू कलर का होगा। उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो देख रहे हैं आप, ये हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग है, इसके नीचे क्या है? ये बुक है, उसके सबसे ऊपर क्या है? ये अशोक चक्र है। अब आपको बताना है अशोक चक्र में तिल्ली कितनी होती है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। और ये जो हमारा जो बिल्डिंग है, क्या बोलते हैं उसको, सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग है, ये किस कलर में है? देख लीजिए यहाँ पे गोल्डन कलर में, ये भी आ सकता है। तो ये बस आप ध्यान रखें, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक जो है वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट 71th एनिवर्सरी, यानी कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाई। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो इस तरह से ये हमारा जो पूरा करंट अफेयर्स रिलेटेड टू नेशनल अफेयर्स, नेशनल पॉलिसीज़ वगैरह थी, ये सारे हमने कवर कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में इंटरनेशनल अफेयर्स को करेंगे, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि हमारा इंटरनेशनल अफेयर्स शुरू हो गया। इसी तरह से हम लोग इस इंटरनेशनल अफेयर्स को भी अच्छे से करेंगे, ठीक है। हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपका एग्ज़ाम 13 सितंबर को है BPSC का, तो पैनिक मत होइए। हम इसी तरह से बेहतरीन ढंग से आपके सामने अगले टॉपिक्स भी लाएंगे, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसको शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें चैनल को। आप हमारे साथ जुड़े थे IAS PCS डिकोडर में। दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि लोग इसको देख तो रहे हैं लेकिन इसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, और मुझे अच्छा लगेगा कि क्या बोलते हैं, हमारे सब्सक्राइबर आ रहे हैं, हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय।